अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो चलते हैं नावल की तरफ। निकल जाओ अमारा यहाँ से, तुमसे शादी करके तो मैंने ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खसारा का सौदा किया है। ज़िंदगी हराम करके रख दी तुमने, मेरी जहन्नुम बना दी इस घर को। आबाद अहमद जनूनी अंदाज में चलाया, लगता ही नहीं था कि ये वो शख्स है जिसके अखलाक व तवार की तारीफ हल्का बाब करते नहीं थकते थे। अमारा ऐसे से भी ज़्यादा ज़ोर से चलाई। और तुम अब्बास, तुमने ख्वाब दिखाकर मुझे फंसाया, वरना तुम जैसे थर्ड क्लास मर्द के साथ भला मेरा गुजारा हो सकता था? कैसे तुम आगे पीछे फिरते थे, मेरी मिन्नतें करते हुए नहीं थकते थे। ठीक कहा है बुजुर्गों ने, जो चीज़ आसानी से हासिल हो जाए इसकी कदर नहीं होती। जहन्नुम तो तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी है। पता नहीं कब तुमसे छुटकारा मिलेगा। नफ़रत ने अमारा का खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दिया था। छुटकारा तो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ मैडम अमारा, अब्बास ने दांस पैसे तो दे दो, इंतज़ार किस बात का? अब भी कितने ही लोग मेरी राहों में पलके बिछाए खड़े हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि शादी के बाद मुझे कोई पूछेगा नहीं? तुम मुझे कैद करके इस घर में रखते हो? अमारा की जहर में बुझी आवाज़ आई। हूँ, तुम्हें कौन कैद कर सकता है? आज़ाद पंछी हो तुम। अगर घर में रहना जानती तो ये घर जन्नत न बन जाता। बाज की आवाज़ मदम हो गई। तो तुम रह लो घर में, मगर तुम्हें क्लब और क्लब की तितलियों से फुर्सत मिले तो घर की तरफ तवज्जो दो। और तुम चाहते हो मैं इस घर में तन्हा सड़ती रहूं? नहीं अब्बास अहमद, ऐसा नहीं हो सकता। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से तुम। अब्बास अहमद ने बेडरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और दूसरे बेडरूम में चले गए। अब्बास अहमद, अल्लाह करे तुम मर जाओ, क्यों नहीं छोड़ते तुम मेरी जान? धमकियाँ देते हुए कभी इस पर अमल भी कर लिया करो। और एक इस अपनी लाडली को मेरी जान का अज़ाब बनाकर मेरे साथ चिपका दिया है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इसको पालूंगी? हरगिज़ नहीं, वो तुम्हारी औलाद है, तुम परवरिश करो इसकी। मुझसे ये तवक्को ना करना कि मैं सांप को दूध पिलाकर बड़ा करूंगी। हमारा अब्बास के जाने के बाद भी चीख रही थी, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी आवाज़ कम होती गई। कुछ देर बाद खामोशी छा गई, लगता था कि वह सो गई। 5 साला हंसा कमरे की तरीखी में आंखें फाड़े अपने वालिदैन की आवाज़ें सुन रही थी। पता नहीं कब से वो ये आवाज़ें सुनती आ रही थी। इन दोनों से इसे अब खौफ आता था। कभी कभार ये दोनों घर में इकट्ठे होते थे और फिर इस दिन रोज़ जोरदार झगड़ा होता था। हंसा पहले से ही अपने बेडरूम में दबक जाती थी और लाइट ऑफ कर देती थी, क्योंकि अगर वो मामा को नज़र आ जाती तो पापा का सारा गुस्सा इस पर उतरता और ज़ोरदार किस्म की मार पड़ती। पता नहीं कितना वक़्त गुज़र गया। हंसा आंखें फाड़े अंधेरे में अपने भालू को सीने से लगाए दबकी थी। इसे यूँ लगता था कि वो जैसे ही आंखें बंद करेगी तो मामा आकर इसका गला दबोच लेंगे। आंसू से सारा तकिया भीगा हुआ था। ना जाने रात किस पहर इसकी आंख लगी कि धड़ से दरवाज़ा खोला। हंसा, मामा की करख्त और तेज़ आवाज़ आई, तुम अभी तक सोई पड़ी हो? बिल्कुल बाप जैसी अदाद और शक्ल वहशत तो होती है तुम दोनों की वजूद से। मुझे ना वो मेरी जान छोड़ता है ना तुम मरती हो। हमारा का चेहरा नफरत की वजह से बिगड़ गया। हंसा, मैं तुमसे कह रही हूँ, दीवारों से बातें नहीं कर रही। हमारा चीखी और कंबल खींच कर अलग किया। हंसा जो कंबल के साथ चिमटी हुई थी, कंबल के साथ ही जमीन पर आ गई, गड़बड़ा कर उठी, मगर पूरी तौर पर बाजार होने से पहले ही जोरदार थप्पड़ कस के मुंह पर पड़ा। हंसा के होश ठिकाने आ गए थे। नींद आंखों से गायब होगी। मामा, सॉरी मामा। वो सर झुकाए खड़ी थी, बगैर किसी कसूर के। किसी गैर जिम्मेदार लड़की कैसी गैर जिम्मेदार लड़की हो तुम? सारे 8 हो गए हैं, कभी स्कूल भी जाती हो या नहीं? जाती हूँ, वो मिनमिनाती आवाज़ निकाली। हमारा थोड़ी देर इसे घूरती रही, फिर बड़बड़ाई, तुम्हारी वजह से इस सजा में पड़ी हूँ, वरना बहुत पहले मैं बास को ठोकर मार कर जा चुकी होती। छोटे का सोचा तो तुम्हें दुनिया में आ गई। मेरी इस अजीबनाक ज़िंदगी की वाह जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। हमारा कफ उड़ाती हुई इसकी तरफ बढ़ी और दीवानगी से मारना शुरू कर दी। जब थक गई तो हाथ रोका, फिर साकत पड़ी। हंसा का मुंह दबोच कर ऊपर गया। अगर तुम ना होती तो मैं कब की आज़ाद हो चुकी होती, मगर तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से मुझे तलाक नहीं देता, मेरी बेबसी से लुत्फ उठाता है। नहीं बर्दाश्त होती मुझसे तुम्हारी और तुम्हारे बाप की मौजूदगी। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से, जिसमें बाप का अक्सर झलकता है, और उसे ज़मीन पर फेंक कर बाहर चलेगी। मामा के जाने के बाद वो हल्की आवाज़ में रोने लगी। बेसाख्ता चीखें जो मामा के खौफ से इसने बामुश्किल रोकी थी, अब घुटी घुटी से निकल रही थी, क्योंकि मामा ने धमकी दी थी कि अगर आवाज़ बाहर गई तो वो इसका गला दबा देंगी। मगर अब ना चीखें रुक रही थी ना आंसू। रात को इस डर से वो जल्दी बेडरूम में घुस गई थी, मगर मामा अपना डिप्रेशन निकालने के लिए इसे ढूंढती निकलती निकलती थी। पता नहीं वो कितनी देर देर रोती रही। हंसा, अनाबी ने बहुत प्यार से इसे पुकारा। शायद दोनों भी बाहर निकल गए थे अपनी अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने, वरना इनकी मौजूदगी में अनाबी की हिम्मत ना होती थी इसके कमरे में आने की। हंसा बीबी, उठ जाओ,
बस करो अब रोना, और वो दोनों तो कब के चले गए हैं, अब कई कई दिन घर की तरफ देखना नसीब नहीं होगा। शाबाश तुम उठो, मैंने तुम्हारे लिए शामी कबाब बनाए हैं, फिरनी बनाई है, तुम्हें बहुत पसंद है ना। नाबी ने इसे प्यार करते कहा, मत करे, मुझे प्यार है नाबी, मेरी शक्ल बहुत बुरी है, मैं खुद भी बहुत गंदी हूँ। आप मुझे प्यार करेंगी तो आप भी गंदी हो जाएंगी, फिर मामा आपको भी मारेगी। हंसा ने रोते हुए इसका हाथ पीछे किया। हंसा बेटा तुम बहुत प्यारी हो, बहुत खूबसूरत हो, मगर तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी कदर नहीं है, वो दोनों अपनी ख्वाहिशात के दायरे में कैद हैं, दोनों ही अपनी ज़िंदगी के रास्ते में तुम्हें बोझ समझते हैं। बेगम साहिबा अब्बास साहब पर ये बोझ फेंक कर चली जाती हैं, और अब्बास साहब बेगम साहिबा पर, और तुम तनहा रह जाती हो। नाबी ने दुख से इस बच्ची को देखा जो अपनी उम्र से भी छोटी लगती थी, हर वक्त नामामूल खौफ के खसार में कमरे से भी बाहर आने से डरती थी। आहट पर डर जाने वाली तेज़ आवाज़ से खौफजदा होने वाली, स्कूल जाती तो वहाँ से शिकायतें आती थी कि पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती, किसी से बात नहीं करती, बच्चे मार कर भाग जाते हैं मगर कुछ जवाब नहीं देती, इनका हाथ नहीं रोकती और मार खाती रहती है। नाबी ने इसके साथ स्कूल जाना शुरू किया मगर नतीजा कुछ ना निकला, वो हंसा को ज़िंदगी की तरफ मतवज्जो ना कर सकी। इस वक्त भी वो खौफ ज़दा चारों तरफ जल्दी जल्दी आंखें घुमा रही थी। नाबी को यूँ लगता था कि किसी दिन इस बच्ची का नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये पागल हो जाएगी। हंसा, नाबी ने इसे हल्का सा हाथ लगाया। हंसा उछल पड़ी। कौन है नाबी, आप अभी तक बैठी हैं, आप जाएं, मुझे कुछ नहीं खाना। उठकर अपने बेड पर लेट गई। मेरे बहुत दर्द हो रहा है नाबी। थोड़ी देर बाद वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली, मैं सदके। अनाबी तड़प गई, मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ और मरहम भी, सारा दर्द अभी दूर हो जाएगा। अनाबी जल्दी से मरहम लाई और बहुत नरमी से इसके जख्मों पर लगाने लगी। फिर दवाई खाई तो हंसा को सुकून मिला। वो नींद की आगोश में चली गई। शायद सोते हुए इसे काफ़ी देर हो गई थी। अनाबी से जगाने आई तो 8 बज रहे थे। हंसा उठो, पापा डिनर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पापा, कितना अरसा हो गया था पापा ने बराह रास्त इससे कोई बात ना की थी, आज अचानक पापा इतने मेहरबान कैसे हो गए थे। फिर जल्दी से बिस्तर से उतर आई, जानती थी कि ज़रा सी भी देर होगी तो पापा सख्त खफा हो जाएंगे। पापा इसे ज़्यादा तो नहीं मारते थे मगर गुस्से में कभी कभार झड़पों से पिटाई कर देते थे, छड़ियों से पिटाई कर देते थे। इसने मुंह धोया और जल्दी से नीचे आ गई। पापा सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। आओ हंसा बेटा बैठो। इसे देखते ही पापा ने अखबार नीचे रख दिया। हंसा खामोशी से कुर्सी खींचकर बैठ गई और इनकी तरफ देखने लगी जैसे पूछा चाह रही हो अब वो क्या करे। हंसा पापा राजदारी से इसकी तरफ झुके। मामा ने आपको कुछ कहा तो नहीं? नो पापा। हंसा ने जल्दी से सर हिलाया। सच बताओ। पापा ने इसका बाजू पकड़ा तो इसने बामुश्किल अपनी चीख जब्त की। बाजू में पहले ही बहुत दर्द था और नफी में सर हिलाया। जानती थी कि सच के सोते मामा और पापा की एक और लड़ाई और इसकी एक शानदार किस्म की पिटाई होगी। ओके आप खाना खाओ, मुझे एक पार्टी से मिलने जाना है। पापा की दिलचस्पी इसकी ज़ात से ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो खाना खाए बगैर खड़े हो गए। हंसा ने आशा से ने गुड नाइट कहा तो वो भी गुड नाइट कहकर पलट गए। हर रोज़ की लड़ाई झगड़े ने इसे आम बच्चों से मोती बना दिया था। ना वो बच्चों के साथ खेलती थी और ना ही किसी सरगर्मी में हिस्सा लेती। एक दिन बैठे बैठे इसने नाबी से पूछा, मेरे माँ बाप ऐसे क्यों हैं? बाकी सबके माँ बाप तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पता है मेरी क्लास फेलोज़ को इनके वालिदैन स्कूल छोड़ने आते हैं। कल रहमा बता रही थी कि इसकी मम्मी इसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, मगर मेरी मम्मी ऐसा क्यों नहीं करती? अभी मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि मेरी मम्मी अपने हाथों से खाना खिलाए, मुझे अपने साथ सुलाए। तो बेबी अब मेरे हाथों से खाना खा लिया करो। नाबी ने प्यार से इसके बाल दुरुस्त किए। नहीं है नाबी, आप मेरी मम्मी थोड़ी हैं। हंसा बोर हो गई। हंसा नीचे से मम्मी की तेज आवाज उभरी और मामा आ गई। हंसा तेजी से भागी जाने में लगी। यस मामा। मामा के सामने जाकर खड़ी होगी। यस मामा की बच्ची। मामा ने झपट कर इसके बाल पकड़े। तुम्हारे प्रिंसिपल का लेटर आया है कि कल तुमने स्कूल में एक बच्चे की पिटाई की है। वो मामा, वो मुझे मार रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी, मैंने बस इसे एक दो थप्पड़ी से मारे थे। हंसा ने वजाहत की। हाँ, और तुम्हारी प्रिंसिपल झूठी है, इतनी सी बात पर वो तुम्हारी शिकायत भेजेगी। हंसा, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, मैं रोज रोज तुम्हारे स्कूल के चक्कर नहीं लगा सकती हूँ, ना ही तुम्हारी शिकायत सुन सकती हूँ। बस कल से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। ट्यूटर घर पर पढ़ाने के लिए आएगा और तुम्हारी इस गलती की पूरी सजा तुम्हें मिलेगी, ताकि आइंदा इस किस्म की गलती ना करो। हमारा इसे घसीटी स्टोर रूम के पास लाई और वहां इसे बंद कर दिया। कल तक अब तुम यहाँ बंद रहोगी, ना तुम्हें खाना मिलेगा और ना ही कुछ पीने के लिए। हमारा ने सफाकी से कहा और इसकी इल्तजाओं को नजरअंदाज करती हुई बाहर चलेगी। हंसा चीख रही थी, मामा मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे यहाँ से निकालें, मैं मर जाऊंगी। मगर हमारा सुकून से रसाला पड़ती रही। शायद इसके अंदर की ममता बिल्कुल ही दम तोड़ चुकी थी। हंसा इसके लिए सिर्फ अब्बास की बेटी थी। इससे अजियत देकर वो तस्वर करती थी कि वो अब्बास को अजियत दे रही है, बदले ले रही है। हंसा का दम घुट रहा था, कहीं से भी तो रोशनी नहीं आई थी। इसने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। अचानक से इसे अपने पाँव पर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई और वो अपनी जोरदार चीख पर काबू ना पा सकी और पाँव को जोर से झटका झटका। पता नहीं क्या चीज़ थी, उछलकर दूर जा गिरी। वो अंधेरे में टटोलकर एक टूटे हुए संदूक पर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई थी।
वो भूखी प्यासी वहीं कैद थी। वक़्त से मामा को आवाज़ देती मगर मामा ने इसकी तरफ से कान बंद कर लिए थे। रात को अनाबी मारा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी, खुदा का वास्ता बेगम साहब ऐसे माफ़ कर दे, बच्ची ये गलती हो जाती है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब वो कोई गलती नहीं करेगी, सिर्फ एक बार इसे माफ़ कर दें। हमारा ने बेजारी से नाबी की तरफ देखा और स्टोर की चाबी इसकी तरफ फेंकी। अब आइंदा इसने कोई गलती की तो इसके साथ साथ तुम्हें भी सजा दूंगी। जी बेगम साहब। उन्होंने झपट कर चाबी उठाई, दरवाजा खोलकर लाइट ऑन की। हंसा टूटे हुए उस संदूक में नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी। नाबी झपट कर इसके पास की और इसे सीधा किया। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मम मुझे माफ़ कर दें। अनाबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बुखार में तपती हंसा को उठाया और कमरे में आई। हमारा को इसलिए इतला ना दी कि हंसा की बीमारी का इन पर कोई असर नहीं होता था। अनाबी सारी रात इसके सराहने बैठी रही, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती। सुबह के करीब इसकी हालत संभली तो नाबी ने बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया। इस दिन के बाद से हंसा कभी घर से ना निकली होगी। ट्यूटर घर पर आता और बहुत खामोशी से कुछ पढ़ाता, पढ़ लेती। सारा दिन कमरों में चक्कर लगाती फिरती। वक्त गुजरता रहा, ना हंसा के वालिदैन अलहदा हुए और ना ही इनके लड़ाई झगड़े कम हुए। हंसा ने मैट्रिक की किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी मगर वो इतनी खौफजदा और खामोश तबाह थी कि अगर किसी दिन नाबी से बात ना करे तो वो बोलना ही भूल जाए। वो खामोशी से एक एक चीज़ को देखती रहती और जैसे ही मामा पापा घर में दाखिल होते वो अपने कमरे में बंद हो जाती। हर नए झगड़े के बाद हमारा इसका दरवाज़ा पीटती थी। शायद बचपन की तरह वो इसे मारकर अपना डिप्रेशन कम करना चाहती थी मगर हंसा इनकी बेतहाशा गालियाँ खाकर भी दरवाज़ा नहीं खोलती थी। बचपन की टीसी अभी तक इसके जिस्म से उठती थी और इसे बेचैन करती थी। हंसा हमारा ने आवाज़ दी। किचन से निकलती हंसा के कदम रुक गए मगर वो हमारा की करीब ना गई। जैसे ही करीब जाती हमारा इसे जैसे जाते ही हमारा से खा जाएगी। हमारा से थोड़ी देर गुस्से में घूरती रही, फिर बोली, पापा कहाँ हैं तुम्हारे? मुझे अरसा हो गया नहीं देखे हुए। हंसा ने आस्था से जवाब दिया, हूँ। ये कैसे हो सकता है कि तुम इनके मामला से वाकिफ ना, बड़ी लाडली हो। इनके लहजे में हकारत झलक रही थी। गलतफहमी है आपकी, मैं इनके लाडली हूँ। इनके ख्याल में मेरी शक्ल आपसे मिलती है इसलिए वो मेरी शक्ल ही देखना पसंद नहीं करते। झूठ हमारा चलाई, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बाप से मिलती है, वही नुहसत तुम्हारी शक्ल पर भी छाई रहती है। हंसा के हलक में आंसू की नमी फैल सी गई। मामा क्या मैं आपकी सगी बेटी हूँ यही तो मुसीबत है, वरना मैं तुम्हें कब का छोड़कर जा चुकी होती। हमारा बड़बड़ाई से शख्स की जिंदगी के साल जाने में मैंने कितने कैसे बर्दाश्त किए हैं। हमारा अपनी कन पट्टी दबाने लगी। हंसा खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। जानती थी कि अब सारा दिन मामा ने पापा और इसको कोसना है। हंसा बेटी है उसकी। अनाबी की आवाज़ ने इसे ख्वाबों की दुनिया से निकाला जो गालबन से दूध देने के लिए आई थी। हंसा ने तवील सांस लिया और बेड पर बैठ के नीचे से जोरदार आवाज़ें आ रही थी। गालबन पापा आ गए थे। हंसा ने सोचा पापा और मामा जोर जोर से चीख रहे थे। हमारा कह रही थी कि अब्बास ने किसी नीलम से शादी कर ली और पापा कह रहे थे कि हमारा ने किसी आरफ के साथ शादी का प्रोग्राम सेट कर रखा है। हंसा का सर जोग्य से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कैसे लोग हैं, बेटी की किसी को परवाह नहीं है। बाप ने किसी और के साथ शादी कर रखी है और माँ किसी और के साथ शादी के प्रोग्राम सेट कर रही है। और वो कहाँ थी? इन दोनों के दरमियान किसी को इसका ख्याल नहीं था। इनमें से कोई भी अपनी ख्वाहिशा से बाहर झांक कर नहीं देख रहा था। इसकी तरफ तब मतवज्जो ना था। अगर दोनों ने शादी कर ली तो इसका क्या बनेगा? वो किसके पास रहेगी? ठीक है, दोनों लड़ते थे, कई दिन दिन घर नहीं आते थे मगर दुनिया वालों के सामने वो इसके माँ बाप के हैसियत से मौजूद थे। अगर वो दोनों अलहदा हो गए तो वो कहाँ जाएगी? हंसा बेचैनी से पागलों की तरह कमरे में चक्कर लगा रही थी। नाबिज से इसकी ये हालत देखी ना जा रही थी। बेपनाह वहशत इसके चेहरे से झलक रही थी। खौफ से अंदेशों से वो कांप रही थी। वो अनाबी के सामने आकर खड़ी हुई। क्या मेरे माँ बाप की किसी ने जबरदस्ती शादी कर दी थी? हंसा की आवाज़ फटी फटी थी। नहीं बेटा। अनाबी ने ठंडी सांस ली और दूध का गिलास साइड टेबल पर रख दिया। बड़ी मुश्किलात से गुजर कर शादी की थी। इन दोनों ने बहुत मोहब्बत थी। इन दोनों में शुरू के दिनों में तो लैला मजनू की जोड़ी लगते थे। फिर तो जैसे उकता एक दूसरे से, यूं लगता था कि एक दूसरे से जी उकता गया है। दोनों रफ्ता रफ्ता एक दूसरे से अलग होते गए, अपनी ये लहदा दुनिया बसा ली। हमारा बीबी ने क्लब जाना शुरू कर दिया। हर वक्त घर से बाहर रहती थी। न जाने किन किन लोगों से मिलना शुरू कर दिया था। पहला तो अब्बास साहब ने रोकना चाहा मगर वो ना रुकी तो अब्बास साहब अपनी दुनिया में मगन हो गए। बेपनाह लड़ाई झगड़े होते थे। फिर तुम आ गई और दोनों को ही तो अपनी दिलचस्पी की राह में रुकावट नजर आती थी कि तुम्हारी वजह से इनको घर पे रहना पड़ता था और दोनों ही तुम्हें तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात पर मजीद झगड़े होते थे। इस वक्त जोरदार धमाका हुआ। हंसा भागकर बाहर आई। पापा के हाथ में ब्रीफकेस था और बाहर जाते हुए चला रहे थे कि मैंने तुम्हें तलाक दी। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूँ। अब मेरे जो जी में आएगा मैं वो करूंगा। तुम मेरी तरफ से आजाद हो। हंसा की आंखों के सामने धुंध छा गई। जिसका इसको अंदेशा था वो हो गया। पापा, इसने आवाज़ दी और तेजी से सीढ़ियाँ उतरती। प्लीज़ पापा मुझे अपने साथ ले चलिए। वो पापा का कोट पकड़े मिन्नत कर रही थी। हमारा अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। इसकी आंखों से चिंगारियाँ निकल रही थी। अब्बास अहमद, मैं भी तुम्हारी बंदी नहीं हूँ। जाने से पहले
पहले अपने इस शाहकार को साथ लेते जाओ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इस ढोल को पीटती फिरो। अमारा ने चीखते हुए खंसा की तरफ इशारा किया। अब्बास अहमद ने झटके से अपना कोट खंसा के कमजोर हाथ से छुड़ाया, बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे से तोहफे को संभालने का। मैं अपनी नई जिंदगी की तरफ जा रहा हूँ। मैं इसमें तुम्हारी और तुम्हारी इस बेटी की कोई गुंजाइश नहीं है। हंसा ने पलटकर मामा को रहम भरी नजरों से देखा, शायद वो इसे रखने पर तैयार हो जाए। इसका दिल बैठा जा रहा था। कौन कह सकता था कि इसके वालिदा ने उन्होंने इसे जन्म दिया था और दोनों ही इसके वजूद से मुनकर हो रहे थे, क्योंकि इसका वजूद इनकी नई जिंदगी इनकी खुशियों में रुकावट था। इसकी आंखें खुश्क थी मगर अंदर आंसू की बरसात थी। अब्बास अहमद, अगर तुम अपनी बेटी को साथ लेकर ना गए तो याद रखना, मैं तुम्हारी बेटी को दोजख में झोंक दूंगी। हम हमारा की सर्द आवाज उभरी, मेरी तरफ से इसको जो जी चाहे करो, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं। मेरा इसके साथ तो कोई वास्ता नहीं। तुम्हारी आज़ादी का परवाना कानूनी तौर पर कुछ दिनों में बाद मिल जाएगा। अब्बास अहमद ने बेपरवाही से कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। खंसा साकन खड़ी थी। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, कोई भी मुझे कबूल करने को तैयार नहीं। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं तो किसी को भी नहीं जानती, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं, इसके पास ही चली जाऊँ। अगर मामा ने मुझे निकाल दिया तो बाहर अंधेरा भी बहुत है। खंसा का दिल कांपने लगा। वो लड़खड़ाए कदमों से मामा के कमरे की तरफ बढ़ी, जो सोफे पर बैठी अपनी सांस दुरुस्त कर रही थी। खंसा को देखती इसकी तेवर चढ़ गई। ना तुम पैदा होती, ना तुमको ये सजा भुगतनी पड़ती। अब बताओ मैं क्या करूं? खुद तुम्हारा बाप तो ऐश कर रहा है और तुम्हें मेरे सर डाल गया है। आरिफ तो तुम्हें कतन कबूल नहीं करेगा। आखिर में आस्ता से बोली, मामा। हंसा हमारा के कदम में बैठ गई। मुझे घर से मत निकाले, मैं आपके सारे काम करूंगी, जैसा आप कहेंगे मैं वही करूंगी, मगर मुझे घर से ना निकाले। हंसा इसके कदमों में बैठी सिसक रही थी। वो तो इस घर में नौकरों के होते हुए भी डर जाती थी। अक्सर रातों को चीखें मारती थी, कई कई रातें सोती नहीं थी। अब अगर यहाँ से निकालेगी तो तनहा तो वो मर जाएगी। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर कहाँ रखूंगी? बहरहाल मुझे जल्द ही तुम्हारा कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। हमारा अभी तक किसी सोच में थी। नाबी, तुम इसको कमरे में ले जाओ। मारा ने नाबी को आवाज दी। नाबी आई और खंसा को कमरे में ले गई। खंसा, तुम सो जाओ वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। नाबी ने इसे बिस्तर पर लटाया। नाबी, मुझे कुछ नहीं होता। हम जैसे ढीठ लोगों को कभी कुछ नहीं होता। मरना होता तो पहले ही मर जाती। खंसा की आवाज में लर्जिश थी। नाबी का दिल दुख गया। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। नाबी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मुझे यूं लगता है कि मैंने जैसी आंखें बंद की, मम्मा भी मुझे पापा की तरह छोड़कर चली जाएंगी। मैं बिल्कुल तनहा रह जाऊंगी। खंसा फूट फूट कर रोने लगी। नहीं खंसा बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नाबी ने इसे अपने साथ लगाया, मगर खंसा रोती ही रही। इससे यूं लग रहा था कि इसका दिल कट रहा है। किसी को भी इसकी जरूरत ना थी, ना मामा को ना पापा को। कई हफ्ते गुजर गए। मामा सुबह जाती और शाम को वापस आती। खंसा पूरी उम्मीद नजरों से इसकी तरफ देखती कि शायद मामा कह देंगे ये सब तो मजाक था, मैं और पापा तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, या मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पापा चले गए तो क्या हुआ, मैं तो मौजूद हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। मगर मामा की जब भी नजर इस पर पड़ती तो खंसा सहम जाती। मामा की नजरों में अजीब तरह के सवालात होते थे कि तुम अभी तक यहाँ हो, मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम मेरी खुशियों की राह में रुकावट हो। अतवार को खंसा बेमकसद टीवी के चैनल बदल रही थी कि मामा तेजी से अंदर दाखिल हुई और फोन लेकर वहीं लाउंज में बैठ गई। नंबर डायल करते हुए बोली, खंसा तुम अंदर जाओ, हर वक्त टीवी ना देखती रहा करो। जी मामा। खंसा ने खामोशी से उठ गई। उसने कभी भी इनका कहना नहीं टाला था, मगर फिर भी वो हमेशा इससे खफा रही। इसके जाने के बाद हमारा फोन की तरफ मतवज्जो। कितने दिनों से वो आरिफ को मनाने की कोशिश करी थी, मगर वो खंसा को साथ रखने पर बिल्कुल राजी ना था। हेलो। दूसरी तरफ रिसीवर उठने की आवाज़ सुनते ही हमारा बेचैन से बोली, हेलो। थोड़ी देर बाद एक नरम आवाज़ आई, ताबिंदा, मैं हमारा बोल रही हूँ। हमारा जल्दी से बोली। हमारा कौन? हमारा। दूसरी तरफ ताबिंदा हरियाणी से बोली। फिर से जैसे याद आया, हमारा बास तुमने इतने सालों बाद कैसे याद कर लिया? बस तबिंदा, एक मुश्किल आन पड़ी है, तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। क्या तुम इस वक्त मेरे पास आ सकती हो? फोन पर बात नहीं हो सकती? नहीं। हमारा का बस नहीं चल रहा था कि फोन के जरिए से यहाँ बुला लें या इसके पास चली जाए। अच्छा, फिर मैं 1 घंटे तक आती हूँ। ओके बाय बाय। हमारा ने फोन रख दिया। तबिंदा इसकी सगी चाचा ज्यादा बहन थी। इसने जैसे ही बात से शादी की पिछले सब रिश्तों को बुला दिया। हालांकि तबिंदा इसकी बेहतरीन दोस्त भी रही थी, उसी शहर में इसकी शादी हुई थी, मगर फिर भी वो कभी इससे मिलने नहीं गई थी। 1-2 दफा वो आई तो हमारा ने इससे सही तरह से अहमियत नहीं दी थी, तो उसने आना ही छोड़ दी। यहाँ तक कि तबिंदा के शौहर का इंतकाल हो गया, मगर हमारा पर से के लिए भी नहीं गई। आज खंसा के लिए अचानक तबिंदा का ख्याल आया। इसके फ़ोन नंबर की तलाश में सारा शहर छान मारा और आज मिलती इसको फ़ोन कर डाला। अब बेचैनी से टहल टहल कर इसका इंतजार कर रही थी। खंसा दरवाजे से लगी से देख रही थी। इसका दिल कह रहा था कि मामा से निकालने की तैयारी करी। आखिर मामा मुझसे इतना तंग क्यों है? वो मुझे अपने पास क्यों नहीं रखना चाहती? वो क्यों ये नहीं सोचती कि मैं अभी छोटी हूँ, मैं इनके बगैर कैसे रह सकती हूँ? मैं तो पापा की तरह इनसे लड़ती भी नहीं, फिर भी वो मुझसे इतनी बेजार क्यों है? वो मुझे घर से क्यों निकालना चाहती है? खंसा आंखों में नमी लिए कमरे के अंदर चली गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। पोर्च में कोई नहीं। गाड़ी आकर
कोई नई गाड़ी आकर रुकी। हंसा ने इस कलर की गाड़ी अपने घर में पहले कभी नहीं देखी थी। शायद वो आंटी हैं जिसका जिक्र मामा करती रहती है। इसने सोचा, मगर गाड़ी से कोई सोबर खातून उतरी थी। ये कौन है? क्या मामा ने फोन करके इन्हें बुलाया है? खंजा हर चीज पर गौर करने की कोशिश कर रही थी। फिर खंजा ने खिड़की से सर टका लिया। वो बहुत थक गई थी। मैं बहुत बदसूरत लड़की हूँ, बहुत बुरी। कोई भी मुझसे खुश नहीं है, कोई भी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं होता। शायद मामा मुझे इन खातून के सबूत करना चाहती है। ठंडी सर्द खंसा के चेहरे से टकराई रही थी, मगर खंसा को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी। खंसा हर चीज पर गौर करने की कोशिश कर रही थी। फिर खंसा ने खिड़की से सर टका लिया। वो बहुत थक गई थी। मैं बहुत बदसूरत हूँ, बहुत बुरी। कोई मुझसे खुश नहीं है, कोई भी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं। शायद मामा मुझे इन खातून के सबूत करना चाहती हैं। इसे लग रहा था कि गर्म हवा के झोंके इसके चेहरे को छू रहे हैं। झटके से पर्दा बराबर हो गया और बेड पर आकर लेट गई। आंसू रवानी से बह रहे थे, मगर से कोई सांस ना था। हमारा तबिंदा को देखकर बहुत खुशी आगे बढ़ गई, इसके गले मिली। तुम सोच भी नहीं सकती तबिंदा कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। हमारा वाकई बहुत खुश थी। झूठ मत बोलो, हमारा मुझे से इतनी मोहब्बत होती तो इस एक शहर में के अंदर रहते हुए तुम मुझे इतने सालों के बाद याद ना करती। तबिंदा ने शिकवा किया कि किन उलझनों में गिरफ्तार हो। हमारा ने ठंडी सांस ली। तुम और उलझने रहने दो। हमारा तुम्हारी मोहब्बत की शादी थी। सारा खानदान तुम पे रक्ष करता था। आखिर एक रईसजादा तुम्हें पसंद करता था। तुमने तो ताया और ताई की भी एक ना सुनी। ताया जिस गम में मर गए, मगर तुमने अब्बास अहमद से शादी करके छोड़ी। जिंदगी की हर सूरत तुम्हें हासिल थी और है। तुम किन उलझनों की बात करती हो? तबिंदा ने बेयकीनी से बात की। इसे हमारा की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। हूँ, जिंदगी की हर सहूलत हमारा हकारा से बोली। अब्बास अहमद के साथ शादी मेरी सबसे बड़ी बोल थी, जिसका खमियाजा मैं सारी जिंदगी भुगती रही रहूंगी। अब्बास अहमद ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। शादी के बाद तो खुद सारा वक्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ गुजारता था और चाहता था कि मैं नेक परवीन बनकर घर में इंतजार करती रहूं और टीबी ज़दा होकर मर जाऊं। अगर खंजा की जंजीर मेरे कदमों में ना होती तो मैं कब की इसे छोड़कर जा चुकी होती। खैर, खस कम जहां पाकर तलाक दे दी इसने मुझे। इस मिडल गर्ल नीलम के पीछे पता नहीं इस बुढ़ी में से क्या नजर आया। खंसा ने से तो बड़ा बेटा है, पहले शोहर से या पता नहीं दूसरे शोहर से, और अब्बास तो पागल हो रहा था इसके पीछे था। बिंदा हैरानी से आंखें पड़े से देख रही थी, जो अपनी तलाक का जिक्र थे सुकून से कर रही थी कि अब्बास ने तुम्हें तलाक दे दी और दूसरी शादी कर ली। हाँ, छुटकारा मिल गया आखिरकार मुझे। तबिंदा और सारी जिंदगी मैंने इस जहन्नुम में गुजारी। क्या जिंदगी की खुशियों में मेरा कोई हक नहीं? हमारा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, जिससे तबिंदा काफी मुतासिर हुई। क्यों नहीं हमारा जिंदगी पर भी क्यों नहीं हमारा जिंदगी पर तुम्हारा भी हक है। हमदर्दी से इसका हाथ थामा, लेकिन मैं खंसा का क्या करूं? इसे किसके पास छोड़ूं? हमारा असल मौजू की तरफ आए। क्या मतलब? तबिंदा हैरान हुई। तुम्हारी बेटी है, अपने पास रखो। मगर आरिफ इसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं। हमारा बेचैनी से उठ खड़ी हुई। वो कहता है कि वो किसी और की औलाद नहीं संभाल सकता। हमारा तबिंदा हैरतज़दा हुई। वो तुम्हारी औलाद है, किसी और की नहीं। तुमने इसे बताया नहीं? बताया था, मगर वो नहीं मानता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? एक तरफ जिंदगी मेरी तरफ बाएं फैलाए खड़ी है। आरिफ बेहद महज़ब इंसान है। मैं ज़िंदगी में कभी भी इससे ज़्यादा अच्छे इंसान से नहीं मिली। ये अल्फाज तुम कभी अब्बास के लिए इस्तेमाल करती थी। तब बिंदा ने तंज़िया कहा, ओह कहा ना, वो मेरी गलती थी। हमारा झंझलाई, हमारा कहीं दूसरी गलती ना कर लेना। तब बिंदा ने तनबीह की, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है, मगर ये हिंसा मेरे पाँव की जंजीर है। वो खुद तो चला गया ऐश करने के लिए, मगर से मेरे पास छोड़ गया। सारा बोझ मेरे सर पर डाल गया। हमारा इतनी बेजारी, इतनी नफरत से बोल रही थी कि तबिंदा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी के मुतालिक बात कर रही है। हमारा, तुम हमेशा से शिद्दत पसंद रही हो। जो चीज़ तुम्हें पसंद आ जाए तो सारे रिश्ते फरामोश करके इसे हासिल करती हो और फिर इतनी ही तेज़ी से पीछे हट जाती हो। हज़ार खामियां तुम्हें अपने फेवरेट में नजर आने लगती हैं, मगर अब मामला तुम्हारी बेटी का है। क्या तुम अपनी ख्वाहिश, अपने ख्वाबों के पीछे अपनी बेटी को तनहा छोड़ दोगी? वो बहुत छोटी है। इस उम्र में बच्चों को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है, मगर तुम दोनों कितने खुदगर्ज हो। अपनी अपनी ख्वाहिशात के पीछे दीवाना वार भाग रहे हो और अपनी सबसे कीमती चीज़ की परवाह नहीं कर रहे, डरती हो। हमारा, जहाँ तुम्हारी डोर ख़त्म हुई वहाँ तुम्हें एहसास होगा कि तुम तो खाली हाथ रह गई हो, कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास। फिर वापसी होगी तो तुम्हारे हाथ कुछ ना आएगा। तबिंदा इंतहाई दुख से इसे समझाने की कोशिश करती थी, मगर इस पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा था। तबिंदा की ये वही हमारा नजर आ रही थी। तबिंदा को ये वही हमारा नजर आती, जिसने ताया जी की हर बात मानने से इनकार कर दिया और घर से भागने की मुताद कोशिश की थी। ताया जी ने जान दी, फिर भी इस पर कोई असर ना हुआ और दूसरे ही दिन इसने बात से शादी कर ली, सारे रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ दिया। हमारा कह रही थी तबिंदा, बात खुदगर्जी की नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है और हर एक को ये हक है कि वो खुशियां हासिल करे। हिंसा इसकी भी तो बेटी है, इसे भी तो इसका एहसास नहीं है। मैं जानती हूँ कि इसने हिंसा को मेरे पास इसलिए छोड़ा है ताकि इसकी वजह से मैं शादी ना कर सकूँ, कोई मुझे कबूल ना करे और इसे तस्कीन मिलती है। तलाक के बाद भी मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी ना गुजार सकी। हमारा तहकीर से बोल रही थी, तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया जब मेरी किसी बात का तुम पर असर नहीं है? तबिंदा ने बेजारी से पूछा। मैं चाहती हूँ कि तुम हिंसा को अपने पास
रख लो। आरिफ और मैं शादी के बाद बाहर जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो मैं तुमसे वापस ले लूँगी। खिंजा बहुत अच्छी बच्ची है। मारा ने जल्दी से अपना असल मकसद बयान किया। मगर मैं ऐसे कैसे रख सकती हूँ, मैं अगले माह इंग्लैंड जा रही हूँ, वहाँ मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन है, फिर शायद भाई की बेटी की शादी है। तुम्हें शायद भाई तो याद होंगे, मेरे बड़े भाई। वहाँ से फारिग होकर हज के लिए जाऊँगी, तकरीबन साल के बाद वापसी होगी। घर में मेरा बेटा है आबस, 2 बेटियों की मैंने शादी कर दी है, दोनों ही मुल्क से बाहर हैं। बड़ा बेटा भी शादी के बाद अपनी जॉब की वजह से लदा रहता है। आबिस भी एसएस कर रहा है। बाद में पता नहीं सूरत हाल क्या हो। मैं भला अकेले आबिस के पास हंसा को कैसे रख सकती हूँ। तबीना ने तफसील से बताया ताकि वो किसी किस्म की शिकायत ना कर सके। हमारा होंठ सती से बीच से देख रही थी, फिर सती से बोली, तुम मुझे इनकार कर रही हो तबिंदा? हालांकि हम दोनों सिर्फ चचाजाद बहनें नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी रही हैं। तुमने हमेशा मेरी मदद की, मगर अब तुम मुझे यूं इनकार कर रही हो। मारा की आवाज़ सर्द हो गई। मैं तुम्हें इनकार नहीं करी बल्कि अपनी मजबूरी बयान कर रही हूँ। हाँ, साल बाद तुम इसे मेरे हवाले कर देना, फिर चाहे सारी उम्र पलट कर ना देखना। मैं इसे पाल लूँगी, मगर तुम्हारी प्रॉब्लम से पहले ही मेरा प्रोग्राम सेट है, वरना मैं कोई गुंजाइश निकाल ही लेती। सारे कागजात मुकम्मल है, आबिस वीज़ा तक ले आया है। भला तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? ताबिंदा ने बेबसी से वजाहत की कि शायद वो समझ जाए। ठीक है, हमारा खड़ी होगी, तुम कुछ नहीं कर सकती, मगर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं अभी इसके बाप के पास जा रही हूँ, अगर इसने कबूल कर लिया तो ठीक है, वरना मैं इसे दारुल छोड़ आऊँगी। अगर वहाँ भी किसी ने कबूल नहीं किया तो मैं किसी के साथ इसकी शादी कर दूँगी। बल्कि ये ठीक है कि मैं इसकी शादी कर दूँ, ताकि हमेशा के लिए इसकी फ़िक्र से मेरी जान छूटे। हमारा अपने आखिरी ख्याल पर बहुत खुश हुई। हमारा तुम पागल हो, वो 14 साल की एक नन्ही कली है। तबिंदा इसकी बात सुनकर वहशतज़दा होगी। तुम अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दोगी, मैं जिसके लिए इस वक्त वो तुम्हें अपनी राह की रुकावट लग रही है। हमारा होश करो, और औलाद जैसी नेमत के लिए तो दुनिया तरसती है। मस्जिदों दरबारों पर रो रो कर इसे मांगा जाता है। आज इतनी आसानी से तुम लोगों को हासिल होगी तो तुम लोगों को ये बोझ लग रही, धुतकार रहे हो तुम दोनों। इसको ऐसा ना करो, ऐसा ना करो कि ज़िंदगी और खुदा तुम्हें धुतकारे दे, तुम्हें कभी औलाद नसीब ना हो। सारी ज़िंदगी तुम दोनों औलाद को तरसो पछताओ। ये बच्ची सारी ज़िंदगी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, जिसका बचपन तुम इससे छीन लिया है। मुझे किसी औलाद की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं इसे पलट कर देखूंगी। मैं तो एक ही से भर पाई, और तुम मजीद की बात करती हो। हमारा ने तलखी से कहा। हमारा, मुझे बार बार इस बच्ची का ख्याल आ रहा है। इसकी ज़हनी हालत क्या होगी जिसे तुमने इतनी नफरत से पाला है। मुझे थोड़ी मोहलत दो, मैं कुछ सोच सकूँ। मैं चंद दिनों बाद तुमसे रब्ता करूंगी। हमारा, तुम्हें खुदा का वास्ता इस बच्ची के मुतालिक इतनी जल्दी फैसला ना करना। तबिंदा को लगा जैसे इसका दिल इस बच्ची के दुख पर फट जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। तबिंदा, जल्दी सोचना, मेरे पास यही महीना है। आरफ और मैं जल्दी ही बाहर जा रहे हैं। अगर तुमने कुछ ना सोचा तो फिर मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। मारा की आवाज़ पीछे से आई तो तबिंदा ने दुख से देखा, शायद वो ममता से सारे राब्ते तोड़ चुकी थी। तबिंदा को सीढ़ियों पर एक मासूम सी बच्ची नजर आई। इसका सफ़ेद रंग और फैली हुई आंखें अजीब सा तासुर दे रही थी। खून की कोई रमक इसके चेहरे से झलक नहीं रही थी। बर्फ की तरह सफ़ेद, सर्द और साकिन, बेहद कमज़ोर और लागर। प्यारी बच्ची, तुम्हारा तो सब कुछ ही छीन गया। तबिंदा चली गई। इसका दिल दुख रहा था इस बच्ची के लिए जो झगड़ों की भीड़ चढ़ गई थी। दिल चाहा कि इस बच्ची को वो समेट ले, मगर वो क्या करे, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 दिन गुजर गए। तबिंदा की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किसी सूरत में इस घर में रखे वो हर हाल में बच्ची को बचाना चाहती थी। अचानक एक अनोखा ख्याल इसके ज़हन में आया, कम से कम इस तरह दर बदर भटकने से तो बच जाएगी। तबिंदा ने अपने आप से कहा, फिर रुक गई। कुछ अजीब नहीं लगेगा? नहीं। फिर नफ़ी में सर हिलाया। नामुमकिन तो नहीं है, लड़की है, जल्द बड़ी हो जाएगी। तबिंदा उलझ गई, क्या करे और क्या ना करे। क्या अब इस मान जाएगा? इसने सर पकड़ कर सोचा। उम्रों में फ़र्क भी तो बहुत है। MSc के बाद तो कितना अरसा जॉब की, और अब CSS कर रहा है। 30 साल के करीब तो उम्र होगी। वो ठहरी 14 साल की बच्ची जिसे हमारा ने कभी दुनिया को देखने ही नहीं दिया, घर में कैद रखा। चलो अब इस अभी मान जाएगा, मगर दुनिया वाले क्या कहेंगे? तबिंदा ने सोचा, मगर फिर एक मजबूत फैसला कर लिया कि लोगों की परवाह नहीं करनी। लोगों की परवाह की तो बच्ची तबाह हो जाएगी। इस तरह कम से कम महफूज तो हो जाएगी। आगे अल्लाह मालिक। हतमी फैसले के बाद उठी और हमारा को फ़ोन मिलाया। हाँ हमारा, क्या तुम्हारा आरिफ के साथ शादी का फैसला बरकरार है? एक मध्यम सी उम्मीद थी कि हमारा की ममता जाग जाए और वो भी इस आजमाइश से बच जाए। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे फ़ोन की मुंतज़िर थी। हमारा की बेतासुर आवाज़ आई। तबिंदा के दिल में दुख की लहर उठी, मगर फिर इसने अपने आप को संभाला। हमारा, मैं हंसा का रिश्ता अपने आबस के लिए मांग रही हूँ, क्या तुम्हें कबूल है? क्या आबस के लिए? हमारा हैरान हुई। तबिंदा तलखी से हंसी। तो क्या 15 साल के बच्चे के साथ इसकी शादी करके जाओगी तुम? आबस से अच्छा रिश्ता और कहीं नहीं मिल सकता। खैर, हमारा की आवाज़ उभरी, मुझे कबूल है। तुम जल्द से जल्द आकर अपनी अमानत वसूल कर लो। हमारा को जल्दी थी। हमारा, मैं
29 तारीख को इंग्लैंड 10 बजे की फ़्लाइट से जा रही हूँ, 8 बजे तक हम निकाह करने आ जाएंगे, ठीक है ना। तबिंदा ने फ़ौरन सेट किया, ठीक तो है मगर 29 में तो अभी बहुत वक्त पड़ा, तुम ये निकाह पहले भी तो कर सकती हो। अमारा ने थोड़ी सी उलझन जाहिर की। मैं यही वक्त मुनासिब समझती हूँ। तबिंदा के लहजे में हल्की सी फरिश हो सकती थी। तुम मेरा इंतज़ार करना, हाँ मैं तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी। वैसे 29 को मेरी भी फ़्लाइट है, 10:30 बजे मैं निकाह करते ही रवाना हो जाऊँगी। हमारा ने इतला दी। ये और भी अच्छी बात है हमारा। तबिंदा ने सुकून की सांस ली। ओके बाय। तबिंदा ने फ़ोन रख दिया। अब सबसे कठिन मरहला बाकी था, आबिस की रजामंदी। लेकिन तबिंदा जानती थी कि थोड़ा सा शोर करके वो इस बात को मानेगा। तबिंदा कोई अच्छा सा मौका तलाश कर रही थी इससे बात करने का। आबिस दोस्तों के साथ मिलकर कंबाइन स्टडी कर रहा था और दोस्त भी तैयारी कर रहे थे। वहाँ से आया तो काफ़ी फ्रेश मूड में था। तबिंदा ने चाय इसके हाथ में दी और खुद पास बैठकर और वो अल्फाज मरतब करने लगी जिनके ज़रिए वो अपनी बात सही तरीके से समझा सके। आबिस ने अम्मी को मस्तरब देखा तो समझ गया कि वो कोई बात करना चाह रही हैं। अम्मी क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। आबिस ने चाय नीचे रखी। परेशान तो नहीं हूँ, अलबत्ता खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने प्यारे बेटे की शादी जो तय कर दी है। 29 तारीख को तुम्हारा निकाह है। तबिंदा ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल की और सुकून का सांस ली, जैसे सारा बोझ उतर गया। अब इस एकदम शॉक्ड हो रह गया। किसकी शादी, किसका निकाह? तुम्हारी शादी, तुम्हारा निकाह। तबिंदा ने नहायत सुकून से कहा, मगर मम्मी आप जानती है कि अभी मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरी कमिटमेंट है आलिया के साथ। मैं सीएसएस करते ही इससे शादी कर लूँगा और आप अच्छी तरह जानती है ये एग्ज़ाम मैं सिर्फ इसकी वजह से दे रहा हूँ, इसे ये जॉब पसंद है। अब बस हैरान था, मम्मी इसके प्रोग्राम से वाकिफ़ थी फिर भी अनोखी ज़िद कर रही है। आलिया किसी से भी शादी कर लेगी मगर अब बस तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे और मेरी ख्वाहिश खंसा है, तुम सिर्फ इससे शादी करोगे। तबिंदा ने अब सख्ती इख्तियार की, मगर अम्मी मेरी पसंद, मेरी कमिटमेंट। आबिस ने बात मुकम्मल करने की कोशिश की। भाड़ में गया सब कुछ, तुम सिर्फ मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। तबिंदा का ज़ब्त रुखसत हो गया था। आबिस खामोश हो गया। तुम आलिया से बहुत मोहब्बत करते हो? आबिस को खामोश देखकर तबिंदा ने पूछा। नहीं, मगर वो मुझे अच्छी लगती है, फिर भी मैं इससे वादा भी कर चुका हूँ। आप जानती है कि मैं अपना वादा ज़रूर निभाता हूँ। आबिस ने अम्मी को समझाने की कोशिश की। इसलिए तो वो लड़की मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ कि तुम इसका ख्याल रखोगे, इस रिश्ते को निभाओगे। आबिस, मैं इसकी माँ को ज़ुबान दे चुकी हूँ, क्या तुम अपनी बात को मेरी बात पर तरजीह दोगे? अम्मी मुझे कुछ सोचने दे। आबिस बेबस हो गया। नहीं, सोचने की गुंजाइश नहीं। तबिंदा खड़ी होगी। दो दोस्तों को साथ ले लेना, रुखसती इसी वक्त होगी, बाद में लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी शादी हो गई है। अम्मी, फरी बाजी, तहमीना आपी, बड़े भैया, इन सबको नहीं बुलाना। आबिस को अम्मी के इस अनोखे प्लान ने चकरा दिया। नहीं, मैं खुद ही इनको बता दूंगी। मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर इस लड़की को तुम घर ले आना। इसकी मामा भी बाहर जा रही हैं, इसलिए इमरजेंसी में शादी करनी पड़ रही है। आबिस, मेरे बेटे, तुम मेरा मान हो, इस लड़की का ख्याल रखना। अब तुम्हारे सिवा इसका कोई नहीं है। ताबिंदा मुंह में बात कर रही थी। आपकी बातों से मैं ये क्यास कर रहा हूँ कि मैं अपने हल्का बाब में अपनी शादी का जिक्र ना करूँ। आबिस ने इनकी बातों से ये नतीजा अखज़ किया। अभी तो यही बेहतर है, लड़की घर आ जाए, फिर तुम्हारा जी चाहे तो बता देना। तबिंदा को तो खुद उलझी हुई थी, इसे क्या बताती। अब बस चकराया हुआ था। अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मेरे साथ क्या क्या करना चाह रही हैं? आप एक लड़की से खुद मेरी खुफिया शादी कर रही हैं। आबिस सख्त परेशान था। कोई खुफिया शादी नहीं है ये। जब मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी बहनों को मैं खुद इतला कर दूंगी तो तुम्हें किस चीज़ की फिक्र है? और ज़्यादा मेरे साथ बहस ना करो। तबिंदा चिढ़कर उठ गई और आबिस बेबसी से इन्हें देखता रहा। पता नहीं अम्मी मेरे साथ क्या करी, वह बड़बड़ाया। और तबिंदा सोच रही थी कि खंसा को देखकर आबिस पता नहीं क्या तासुरात तो होंगे। पहले खुद तो कबूल कर ले, फिर चाहे सारे ज़माने को बताता फिरे। खंसा, ये लोग कागजात, इन पर साइन करो। हमारा ने बालू के साथ खेलती खंसा का वो कागज़ पकड़ाया। खंसा ने बेबसी से इनकी तरफ देखा। मामा, आप कहीं जा रही हैं? प्लीज़ मुझे भी साथ ले जाएं। इसने इल्तजा की। ओ अहमक लड़की, जहाँ जा रही हूँ वहाँ तुम्हें भी साथ लेकर जा रही हूँ। ये वहीं के कागजात हैं, जल्दी से साइन करो, मैं दिमाग ख़राब मत करो। खंसा ने खामोशी से साइन कर दिए। वो जानती थी कि मामा से झूठ बोल रही हैं। वो जा रही हैं, इससे साथ लेकर नहीं जा रही बल्कि किसी और के हवाले कर रही हैं, शायद इस खातून के जो मामा के पास आती रहती हैं। हमारा ने अनाबी को सब कुछ बता दिया था। वो खंसा के साथ ही रहेगी और मुनासिब मौका देकर इसको सब कुछ बता देगी। फिलहाल इसे कुछ ना बताया जाए। हमारा ने वो कागजात मौलवी साहब के हवाले कर दिए। लड़की ने हाँ कर दी और साइन भी कर दिए। अब इसको खामोशी से ये तमाम कार्रवाई देख रहा था। वो तो पहले ही उलझा हुआ था। अम्मी पता नहीं इसके साथ क्या करी। निकाह वगैरह से फारिग होकर मारा और तबिंदा दोनों ही एयरपोर्ट रवाना होगी। तबिंदा ने आबस को ताकीद की कि इसे एयरपोर्ट छोड़कर वो अपनी बीवी को लेकर घर चला जाए। ओके मम्मी, आबस ने सादतमंदी से सर हिलाया। निकाह के दो बोलों ने इसके अंदर की गुदगुदी सी पैदा कर दी थी। ख्वाहिश उभरी थी जल्दी से देखे जो यूं अचानक इसकी ज़िंदगी में दाखिल कर दी गई थी। हंसा कितना खूबसूरत और मुनफरिद नाम है। आबिस के लबों पर मुस्कुराहट फैलेगी। तमाम रस्से से सोचता रहा जो उसके नाम के साथ व्यवस्था कर दी गई थी। एयरपोर्ट पर काफ़ी देर हो गई थी। जहाज़ लेटर रवाना हुआ। आबिस 1 बजे के करीब वापस आया। बार बार इसका ख्याल आ रहा था कि इसकी अम्मी
को भी अमेरिका जाना था, वो कितनी उदास होगी इनके जाने से, और अब तो बिल्कुल अकेली होगी, इसका इंतजार कर रही होगी। बंगले में दाखिल हुआ तो चारों तरफ सन्नाटे बो रहे थे, सभी नींद के मजे ले रहे थे। आबिस ने पोर्च में गाड़ी खड़ी की तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, शायद मुलाजमा है। आबिस ने सोचा, खंसा कहाँ है, मैं इन्हें लेने के लिए आया हूँ, मैं आबिस हूँ, इनका शोहर। आबिस बेचैनी से इंतजार कर रहा था। खंसा, अनाबी ने खंसा को आवाज दी जो खिड़की के पास खड़ी थी। खंसा पलटी। अनाबी, मम्मा चली गई है ना मुझे छोड़कर, अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। खंसा कांप रही थी, आंसू से इसका पूरा चेहरा भिगो रहे थे। खंसा नाभि से लिपट गई। खंसा बेटा हौसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब हमें इस घर को छोड़ना होगा, जहाँ रहना है वो हमें लेने के लिए आया है। अब हम तबिंदा बीबी के घर रहेंगे क्या, मैं तबिंदा आंटी के पास रहूंगी। खंसा ने सर उठाया, आप इनके साथ रहेंगी, आप अपना सामान समेट लें, वो इंतजार कर रहा है। अनाबी बाहर निकल गई। अब इस बेचैनी से इंतजार कर रहा था, दिल बेख्तियार हो रहा था इसे देखने के लिए, सब्र ना हो सका तो टहलने लगा। अनाबी आए, वो ठहर गया। क्या हुआ, वो आपके साथ क्यों नहीं है, आबिस ने पूछा। आबिस मियाँ, हमारा बीबी और ताबिंदा बीबी ने खंसा बेटे को इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया, अगर आपकी मर्जी होगी तो बता दीजिएगा और समझा भी दीजिएगा। नाबी ने सादगी से कहा और वापस चली गई। हाय, क्या मतलब, कुछ नहीं बताया तो फिर निकाह कैसे हो गई, ये दोनों अम्मियाँ मिलकर मेरे साथ क्या कर रही हैं। आबिस ने सर पकड़ लिया, फिर मुस्कुरा दिया। खैर, सामने तो आए, बता भी देंगे और समझा भी लेंगे। आबिस ने बालों में हाथ फेरा। खंसा अपना सामान पैक कर चुकी थी, वो बिल्कुल खामोश थी, अपने बालों को सीने से लगाया। नाबी के साथ बाहर आ गई। आबिस की आंखें दरवाजे पर लगी थी। नाबी के साथ एक अजीब सी लड़की बाहर निकली, सहमी हुई, खौफजदा, किसी लाश की तरह। सफेद पतले पतले बाजू लटक रहे थे, बहुत लागर थी, बस आंखें पूरे चेहरे पर नुमाई थी। आबिस ने उचक नाबी के पीछे देखा, शायद शर्म के मारे हंसा बीबी पीछे रह गई हो और ये नाबी की कोई अपनी ही रिश्तेदार हो। नाबी ने मुतमिन से बैक सीट का दरवाजा खोला और सामने सामान रखकर बच्ची को बैठाया और खुद भी बैठ गया। अरे ये क्या बात हुई, आप हंसा को कहाँ छोड़ आई हैं। आप इस गाड़ी की तरफ लपका। हंसा मेरे साथ बैठी है। नाबी ने इत्मीनान से इस बच्ची की तरफ इशारा किया जो बेहद खौफजदा नजरों से देख रही थी। क्या, अब इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो धप से जमीन पर बैठ गया, अपना सर पकड़ लिया। खंसा के आंसू रवां हो गए। शायद तबिंदा आंटी और उनके घर वाले भी मुझे कबूल नहीं कर रहे, मामा जबरदस्ती मुझे इनके हवाले कर गई, तभी तो ये इतना परेशान हो रहे हैं, मुझे देखकर इनको सदमा हो रहा है। अब दुनिया में कोई भी मुझे कबूल नहीं कर सकता, कभी कहीं भी मेरे लिए जगह नहीं है। खंसा ने अनाबी के कंधे पर सर रख दिया, इसके होने का यकीन कर सके, आप शायद पागल हो रही हैं। आबिस ने संभल कर सर ऊंचा किया, मुश्किल अंदाज में नाबी की तरफ देखा। मैं नहीं, बल्कि आप पागल हो रहे हैं। नाबी पूरी तरह मुतमिन थी। आपके कहने का मतलब है मेरा इनके साथ, वो रोने वाला हो रहा था, जुमला पूरा करते हुए भी से शर्मिंदगी हो रही थी। भला वो इस बच्ची के सामने कैसे कह सकता था इसका निकाह से हो चुका है। हाँ, आप इसी से वाबस्ता हैं। अनाबी ने ढके छुपे अंदाज में बात मुकम्मल की। एक अनहोनी बात करी है, भला ये कैसे मुमकिन है, आप लोगों ने मेरी अम्मी के साथ धोखा किया है, वरना इनकी वालदा मुंह छुपाकर जल्दी से भागने का ना करती। आप इस गुस्से से फंकारा, इसके अंदर धमाके हो रहे थे, वो सारी दुनिया का कैसे सामना करता, लोगों से इसका तारुफ कैसे करवाएगा, लोग किन नजरों से इसे देखेंगे। मैंने कोई अनहोनी बात नहीं की और ना ही ये मेरा फैसला है, आप भूल रहे हैं मैं सिर्फ इस घर की मुलाजमा हूँ और खंसा की आना हो, और फिर ये कोई नामुमकिन बात भी नहीं है। आपकी अम्मी के साथ कोई धोखा नहीं हुआ, उन्होंने खंसा को देखकर ही ये फैसला किया था, ये सब इनका तय करदा है। दोनों खंसा की बात से बालातर बातें कर रहे थे और फिर इन दोनों की बातों से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, वो तो बस अपने ही दुख में मुब्तला थी। अब वो कहाँ जाएगी। आप बस मियाँ, फैसला जो होना था हो चुका, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप गाड़ी चलाएं, हम आपको इस फैसले के पस मंजर से आगाह कर देंगे, फिर आपको ये फैसला दुरुस्त लगेगा। आप चाहें तो मोबाइल पर अपनी अम्मी से बात कर सकते हैं। आप इसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया, नंबर ट्रेस किया, मगर अम्मी का मोबाइल ऑफ था। आप इसने झंझला कर मोबाइल गाड़ी में फेंक दिया। इससे नहीं लग रहा था कि वो गाड़ी चला पाएगा, इसका दिल चाह रहा था कि वो किसी दीवार के साथ टक्कर मारकर अपना सर फाड़ ले या गाड़ी को कहीं दे मारे। पता नहीं अम्मी ने किस चीज़ का बदला लिया है मुझसे। फिर आबिस ने आसगी से गाड़ी स्टार्ट किया और नाबी से इसे तफसील से खंसा के मुतालिक बता रही थी। आबिस खामोशी के साथ इनकी बातें सुन रहा था। अनाबी ने जब अपनी बात मुकम्मल की तो आबिस ने नफ़ी में सर लाते हुए कहा, नामुमकिन कि कोई माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है। हाँ, औलाद ज़रूर इस किस्म का सलूक बुढ़ापे में माँ बाप के साथ कर सकती है। आबिस ने माने से इनकार कर दिया। इसका ख्याल था कि महज इसे मुतासिर करने के लिए ये कहानी गढ़ी गई है ताकि वो किसी तरह इस लड़की को कबूल कर ले। आबिस मियाँ, जब वालिदैन अपनी ख्वाहिश के असीर हों तो औलाद इन्हें पाँव की जंजीर लगती है। इन दोनों ने पहले से ही इसे बोझ ख्याल किया। एक दिन भी किसी ने इसका हाल नहीं पूछा, एक दिन भी इसकी माँ ने इसे अपने पास नहीं सुलाया। जिस दिन ये
इनके सामने आ जाती तो उनके ख्याल में इनका दिन गारत हो जाता था। आपकी अम्मी अजीम है, उन्होंने इस बच्ची को बचाने की खातिर ये फैसला किया, वरना हमारा बीबी तो कहीं भी इसे डालकर चली जाती है। नाबी अपनी अक्ल के मुताबिक आप इसको समझाने की कोशिश की, मगर कोई और तरीका भी तो हो सकता था, मेरे साथ क्यों किया आप लोगों ने? ये बहुत छोटी है और मैं 30 से ऊपर हूँ। आप इस चलाया हंसा जो नाबी के साथ टेक लगाए सो रही थी। आप इसके जाने पर डर कर उठ गई और रोना शुरू कर दिया। आप ऐसे तेज नजरों से रोती हुई हंसा को देखा और दहाड़ा, खामोश हो जाओ तुम। हंसा डर कर चुप हो गई। उसने अपनी सिसकी अंदर ही दबा ली और घर के सामने गाड़ी रोककर आबस ने सिर के साथ सर लगा लिए। तुम हालात को समझना भी चाहो तो नहीं समझ सकते था बिंदा बीबी, अगर ये फैसला ना करती तो तुम किस तरह इसे अपने पास रख सकते थे? अनाबी ने एक और कोशिश की समझाने की। आबस ने झटके दरवाजा खोला और नाबी की तरफ देखते हुए चबा चबा कर बोला, मुझे आपकी कोई भी दलील मुतासिर नहीं कर सकती और ये आपकी गलतफहमी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे बढ़कर गेट खोला और गाड़ी अंदर लेकर गया और बाहर निकलकर बहुत से कमरों के अंदर गुम हो गया। अनाबी कुछ देर इंतजार करती रही कि शायद वो वापस आए, इनको अंदर आने का कहीं इनके कमरे दिखाए, मगर काफी इंतजार करने के बाद वो वापस आए तो नाबी खंसा के साथ खुद ही नीचे उतर आई और खंसा का बैग एक हाथ में पकड़े दूसरे हाथ में खंसा का हाथ पकड़े अंदर की तरफ चल पड़ी। काफी खूबसूरत और बड़ा घर था। नाबी ने खुद ही एक मुनासिब कमरा तलाश करके खंसा का सामान सेट किया और इसे लटा दिया और खुद भी वहां लेट गई। कल दूसरा कमरा अपने लिए देखेंगी। दूसरे दिन आबिस ने नाबी को घर में चलते फिरते देखा तो कोई तवज्जो ना दी। वो मुसलसल अम्मी से रब्ता करने की कोशिश करता, मगर उन्होंने मुस्तकिल अपना मोबाइल ऑफ कर रखा था, जिसकी वजह से इसे मजीद गुस्से में मजीद इजाफा हो रहा था। इसकी स्टडी भी मुतासिर हो रही थी। वो बाहर से आया तो खंसा लॉन्च में बैठी थी और बेमकसद उधर देख रही थी। आबिस थोड़ी देर इसे घूरता रहा। सुनो, आबिस ने मतवज्जो किया, अपने कमरे में जाओ और बाहर मत निकलना। खंसा सादामंदी से उठ गई। बैठो, आबिस ने हुक्म दिया। खंसा फौरन बैठ गई। उठो, दूसरा हुक्म आया। खंसा तेजी से उठ गई। ओ मेरे खुदाया, कैसी बची हो तुम, क्या तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है? आबिस ने सर पकड़ लिया। अनाबी ने खंसा को नरमी से पकड़ा और खंसा को ले जाते हुए बोली, आबिस मियाँ, ये हवा में उड़ते टूटते हुए पत्ते की माने थे जिसकी किस्मत में बिखरना लिखा है, और आप मर्जी की बात करते हो। उफ। आबिस ने तवील सांस लिया। इन दोनों को इस घर में चलते फिरते देखता हूँ तो कभी अपने आप को मजलूम तस्वर करता हूँ जिसके साथ ये जुल्म किया गया। सुहाने ख्वाब दिखाकर ये खिलौने बहलाने के लिए दे दिया गया, और कभी अपने आप को बहुत घटिया तस्वर करता हूँ। एक बदकिस्मत बच्ची को मैं मजीद दुख दे रहा हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वो अकेला खड़ा चला रहा था। खंसा मुसलसल रोई जा रही थी। नाबी, हम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? वो भाई इतना खफा हो रहे हैं, इतना नाराज है हमारे यहाँ रहने पर। आइए अनाबी, हम इनका घर खाली कर देते हैं, वरना मुझे लगता है वो किसी दिन मेरी पिटाई लगाएगा और धक्के देकर यहाँ से निकाल देगा। कुछ भी नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। वो बहुत अच्छा इंसान है, बस थोड़ा उलझ गया है, जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर देखना वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। और तुम्हारा भाई नहीं है, तबिंदा बीबी का बेटा है। अनाबी ने इसे तसल्ली दी तो खंसा ने तल्खी से हंस दी। ख्याल? अनाबी, मेरा कोई ख्याल नहीं रख सकता, मुझसे कोई भी मोहब्बत नहीं कर सकता। खंसा बेटा, एक बात जान लो कि हम इस घर के सिवा कहीं और नहीं जा सकते, इसके सिवा कोई ठिकाना नहीं है। मैं आज ही तबिंदा बीबी से बात करती हूँ। अब इसकी गैर मौजूदगी में अनाबी ने तबिंदा को फ़ोन किया, तमाम सूरत हाल से आगाह किया। तो तबिंदा ने खंसा को फ़ोन पर बुलाया और इतने प्यार से इससे बात की और तसल्ली दी कि वो जल्द ही अपनी बेटी के पास आ जाएंगी। फिर नाबी को हिदायत की कि आबिस को कहे कि वो इन्हें फ़ोन कर लें। खंसा के दिल को कुछ सुकून आ गया कि कोई तो है जो इससे प्यार से बात कर सकता है। आबिस रात को वापस आया तो नाबी सी का इंतजार करती। नाबी को देखती ही वो शुरू हो गया, मैंने अपनी दोस्त की एनेक्सी में आप लोगों का रहने का बंदोबस्त कर दिया है। मैं माहाना खर्च देता रहूंगा और कभी कभार पता करने के लिए भी आऊँगा। आप दोनों वहाँ शिफ्ट हो सकती हैं। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दें। अगर रहने की प्रॉब्लम थी तो मेरे साथ ये ड्रामा करने की बजाय अम्मी बराह रास्त बात करती तो मैं पहले ही इसका कोई ना कोई हल निकाल लेता। अनाबी ने इत्मीनान से इसकी बात सुनी और जब वो खामोश होते से बताया कि तबिंदा बीबी का फ़ोन आया था कि आप इनको फ़ोन कर लें। पैगाम देकर नाबी रुकी नहीं, कमरे से बाहर चलेगी। थैंक गॉड, अम्मी को भी मेरा ख्याल आया। फ़ोन उठाकर फ़ौरन नंबर डायल किया। अभी इसने हेलो कहा कि अम्मी शुरू हो गई। अब इस मुझे पता था तुम उल्टी सीधी हरकतें करोगे। अब इस ये महज वक्ती है, जब वो लड़की बड़ी हो जाएगी तो यकीनन इसके लिए कोई और अच्छा रिश्ता तलाश करोगी। महज इस वक्त तक तुम इसे सहारा दे दो। देखो बेटा, अगर तुम चंद सालों की कुर्बानी दे दोगे तो भी तुम मर्द हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मम्मी मेरी बात सुने। आबिस ने इन्हें रोका, मैंने इनकी रहाइश का बंदोबस्त कर दिया है, वो वहाँ सुकून से रह सकती हैं। आबिस, मेरे बेटे खंसा और आम लड़कियों में फ़र्क है। खंसा ने कभी झांक कर बाहर नहीं देखा। वो ईच नॉर्मल लड़की है। सगे रिश्तों ने जहर घोल दिया है इसके अंदर। अगर इसे मुकम्मल तवज्जो, मोहब्बत, घरेलू पुरसुकून मोल ना मिला तो वो लड़की तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इंसाफ से सोचो। आबिस, ये बच्ची अब हर रिश्ते से नफरत करती है। अगर हर वक्त इसे मोहब्बत और तवज्जो ना देगी तो हम भी इसके वालिदैन के साथ बराबर के कसूरवार होंगे। आप इस बेटा भूल जाओ कि इसके साथ हमारा कोई रिश्ता कायम हुआ है। एक मजलूम लड़की समझकर ही इसे तवज्जो दे दो, इसका ख्याल रखो। वो इस मोम की गुड़िया की मानिंद है।
वक़्त इसका बचपन इससे छीन लिया। वक़्त ने इसका बचपन छीन लिया। इसका हक नहीं था कि वो मोहब्बतों को एंजॉय करती, मगर सिवाय दुख के इस बच्ची को कुछ नहीं मिला। हम गुजरते वक़्त को तो वापस नहीं ला सकते, मगर अब वो हमारे पास है। इसे इतनी मोहब्बतें तो दे सकते हैं कि वो गुज़िश्ता ज़ख्मों को भूल जाए। तबिंदा की आवाज़ में नमी थी, मगर अम्मी आबिस ने कुछ कहना चाहा तो तबिंदा को गुस्सा आ गया। आबिस, तुम बहुत ढीठ साबित हो रहे हो। एक मामूली सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। अगर तुमने इससे तलाक देने की कोशिश की या घर से निकाला तो याद रखना, मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊँगी। तबिंदा ने मज़ीद इसकी कोई बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। आबिस हेलो हेलो चलाता रहा, फिर वो गुस्से से फ़ोन फेंक दिया। उफ़ मेरे खुदाए, मैं क्या करूँ? मैं लोगों का सामना कैसे करूँगा? क्या जवाब दूँगा? ये कौन है? शुक्र है मैंने अपनी शादी की इत्तला नहीं दी, वरना यहाँ तो रश लग जाता और मेरा जो जुलूस निकलता वो तो किसी का भी ना निकला होता। मैं आलिया को क्या जवाब दूँगा? मैंने महज़ इस बच्ची की वजह से अपनी कमिटमेंट तोड़ी। आबिस जलता हुआ खंसा के कमरे के सामने खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुला था। खंसा बालों को अपने सीने से लगाए सो रही थी। कितनी कमज़ोर और लाग़ुर थी। आबिस ने इसे हवा के झोंके से डरते देखा था। जब से आबिस ने इसे कमरे से निकलने से मना किया था, वो कभी भी इसके सामने नहीं आती थी। आबिस ने बालों को पकड़ा। शायद अम्मी ठीक कहती हैं कि इसे इंसानों की तवज्जो की ज़रूरत है, और ये इस सूरत में मुमकिन है जब ये लोगों के दरमियान रहे रिश्तों की मोहब्बत गर्मी को महसूस करे। वाकई चंद सालों की तो बात है जहाँ मैंने इतने साल शादी नहीं की। अगर चंद साल और शादी नहीं करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? एक ऐसी लड़की जिसका वास्ता कभी माशरे से ना पड़ा हो, वो स्कूल ना गई हो, अगर मैं इसे यूँ तनहा छोड़ दूँगा तो क्या वो सही सलामत किसी मंजिल की तरफ पहुँच पाएगी? आलिया इस वक़्त तक ठहरेगी तो ठीक, वरना कोई और सही। मैं इसे मुकम्मल इंसान बनाऊँगा। मैं किसी कमज़ोर लम्हे का शिकार होकर इसके बचपन को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जो मोहब्बत तवज्जो उसका हक था, वो इसे ज़रूर मिलेगा। ये एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगी। इसे देखकर तो लगता है कि इसने ज़िंदगी में कोई ज़िद ही नहीं की थी। मैं इसे ज़िद करना, फरमाइश करना, हँसना और रूठना सिखाऊँगा। चंद सालों बाद जब ये कोई फ़ैसला करने के काबिल हो जाएगी तो ये अपने मुतालिक खुद फ़ैसला करेगी और मैं इसका हर फ़ैसला कबूल करूँगा। अब इसने अपने आप से बहुत वादे किए। इसने हकीकत को समझ लिया था कि अम्मी ने ये फैसला किस वजह से किया है। खंसा अकेली कहीं भी नहीं रह सकती थी। निकाह से खंसा को क्या फ़र्क पड़ता था? इससे पहले कि कोई सी खबर थी, और चंद सालों से आबिस को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह चंद सालों बाद आलिया से शादी कर सकता था। सुबह नाश्ते पर इसने नाबिस से खंसा के बारे में पूछा तो उन्होंने चूम कर देखा। आबिस को अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुआ। इब्तिदा थी ना, इसलिए आबिस को खुद भी अजीब सा महसूस करता, मगर ये तो करना ही था। आखिर वो इसकी जिम्मेदारी थी। कहाँ है वो नाश्ता नहीं करवाया आपने? इससे जी मजबूत करके पूछा। वो सो रही है सायरा, डरती रही है। वैसे भी वो खाना वगैरह कम ही खाती है। नाबी ने बताया। ये तो बहुत बुरी बात है। इस उम्र के बच्चों को तो ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। कम ग़िज़ा की वजह से वो इतनी कमज़ोर है। बात करते हुए आबिस अपने आप को सख्त अहमक महसूस कर रहा था। इसे यूँ लग रहा था कि इसने कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया और अब इसकी ग़िज़ा की कमी की वजह से फ़िक्रमंद हो। आबिस मियाँ वो हर चीज़ से बेजार है। कई दिन कुछ नहीं खाती, चाहे इसे कुछ कह लो। अच्छा बुलाइएगा ज़रा इसे, आबिस ने नाबी से कहा तो वो इसे बुलाने चली गई। आबिस ने देखा कि खंसा दरवाजे तक नाबी के साथ आई, मगर इसे देखकर पलट गई। आबिस ने इसे आवाज़ें भी दी, मगर वो नहीं रुकी। तो आबिस ने अपने आप से कहा, वो इतनी जल्दी थोड़ी मुझसे मायूस हो जाएगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसे दोस्त बनाने में। नाश्ता करके आबिस दोस्तों की तरफ निकल के इसने स्टडी दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इसने जान लिया था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। हालात जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। इससे पूछ कर बदल थोड़ी जाएंगे। आप इससे शाम को वापस आते हो। खंसा से टीवी लॉन्च में नजर आई। इस पर नजर पड़ती कमरे में गायब होगी और दरवाजा बंद कर लिया। इससे क्या हुआ? इसने हैरत से नाबी की तरफ देखा। दरअसल वो आपसे बहुत डरती है, इसलिए ये छुप जाती है। आप बस चुप हो गए। इसे अपना गुज़िश्ता रवैया याद है। दूसरे दिन वो इसके लिए चौकर लाया। खंसा इसे लॉन में नजर आई। इसे देखते ही भागने लगी तो आबिस गाड़ी लॉक किए बगैर इसके पीछे भागा और अंदर दाखिल होने से पहले इसे पकड़ लिया और हाथ पकड़कर जबरदस्ती लॉन में ले आया और वहां पड़ी एक कुर्सी पर इसे बैठाया। खंसा रोई जा रही थी। सॉरी सर, मैं अंदर से नहीं निकलती, मगर जब लाइट चली जाए तो मुझे दिन में भी डर लगता है, इसलिए मैं लॉन में आ गया। आप मेरी पहली गलती समझकर माफ़ कर दें, मुझे स्टोर में बंद ना करें। वो कांप रही थी। आप बस इसकी हालत पर हैरान रह गए। गुड़िया क्या हुआ है? देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये देखो मैं तुम्हारी चौकर लाए हूँ। खंसा ने हैरानी से इसे देखने लगी, फिर आस्ता से इसके हाथ से चौकर ले ली और गौर से इसे देखने लगी। तो आप इसे दोबारा बोला, क्या हुआ गुड़िया, इतनी खामोश क्यों है? अब फिर दिल में बोला, क्या हालात आ गए हैं मेरे? कल तक ख्यालों में जाने मन प्यारी वगैरह के अल्फाज से याद करता था। आज वो बेबी गुड़िया, लानत हो मुझ पर। आबिस को हंसी आ गई। खंसा बिल्कुल खामोशी से देख रही थी। नाश्ता किया था खंसा ने इनकार कर दिया। लंच खंसा ने दोबारा से नकार में सलाह लाया। माय गॉड, क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम्हें भूख नहीं लगती? जब भी तो ये हालत है, चलती हो तो लगता है कि हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाने लगेगी। उठो। आबिस ने इसका हाथ पकड़ा और अंदर ले आ और रोबोट की तरह इसके साथ चल रही थी। अनाबी अंदर आकर आवाज़ दी तो अनाबी फौरन आ गई। इन दोनों को साथ साथ देखकर हैरान रहेगी। अनाबी, आपको ज़रा भी परवाह नहीं खंसा की भूखी होगी?
वो आबिस मियाँ, मैंने बहुत इसरार किया मगर ये कुछ खाने को तैयार ही नहीं है। खंसा हैरत से आबिस को देख रही थी जो इसकी इतनी परवाह कर रहा था। आबिस इसकी हैरत भांप किया मगर कोई परवाह ना की। अनाबी, आप खाना लगाए, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं खाती। अनाबी जल्दी से किचन की तरफ की और खंसा, मुझे लगता है तुमने सुबह से मुंह भी नहीं धोया, चलो उठो जल्दी से नहाकर कपड़े बदल आओ, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। आबिस जल्दी जल्दी का शोर मचाता अपने कमरे की तरफ चला गया। वैसे ज़ाहिर करता जैसे वो और खंसा बचपन के दोस्त और इनमें कोई अजनबियत ना हो। खंसा हिचकिचाहट का शिकार थी, फिर आशा से उठी, गुस्ल करके ने कपड़े बदले और खाने की मेज तक आ गई। वो बेहद घबरा रही थी, इसे लग रहा था कि इसने आबिस की बात ना मानी तो वो इसकी पटाई लगाएगा और मामा की तरह स्टोर में बंद कर देगा। आबिस आए तो वो मेज के करीब खड़ी उंगलियां चटा रही थी, गंदी बच्ची। आबिस ने इसका हाथ नीचे किया वो और वॉश बेसिन के पास जा खुद ही इसके हाथ धुलाए। आओ मैं तुम्हें खुद खाना खिलाता हूँ, आबिस ने जाने किस ख्याल से बोला। खंसा को बेख्तियार अपनी ख्वाहिश याद आ गई कि मम्मा इसे अपने हाथों से खाना खिलाए और आज ये अजनबी इसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा था। खंसा को अजनबी लगा था, दर हकीकत वो इसका शौहर था। खंसा की आंखों में आंसू आ गए थे। और नो, रोना नहीं, आबिस ने हल्का सा डांटा और छोटे छोटे लुकमे इसके मुंह में डालता रहा। खंसा ने ज़रूर से ज्यादा खाना खा लिया। इसे खाना कभी भी इतना मजेदार नहीं लगा था जितना आज लग रहा था। जुगनू इसकी आंखों में चमकने लगी। आबिस के चेहरे का सुकून महसूस कर रहा था। चलो आओ। खाने के बाद आबिस के कमरे में साथ ही आके बिस्तर पर लेट कर इसे कहानी सुनाने लगा। खंसा हैरानी से ये सब देख रही थी। इससे लग रहा था कि ये सब मजाक है या कोई ख्वाब है। वो आबिस के कंधे से लगी सो गई। जब खंसा सो गई तो आबिस ने इसका कंबल दुरुस्त किया और नाबी को सोने का इशारा करके बाहर आ गया। इसके सारे जज्बात मर गए थे। इसके लिए खंसा एक ऐसी बच्ची थी जिसे इत्तेफाक ने इसे जिम्मेदारी बना दिया था। तो फिर ये आबिस ने अपना मामूल बना लिया। जब तक वो घर में होता खंसा को अपने साथ साथ लगाए फिरता था। इसके छोटे छोटे काम खुद करता था। हर रोज वापसी पर इसके लिए मुफ्त खाने पीने की चीजें लाता था। खंसा को तो हर दिन ईद का दिन लगता था। इसके चेहरे का खौफ कदरे कम हो गया था। एक दिन आबिस इसके साथ बैठा बातें कर रहा था कि अचानक खंसा ने इसे से पूछा, सर मैं आपको भाई कहूँ या अंकल? आबिस का मुंह खुला का खुला रह गया। बड़ी मुश्किल से थूक निगल कर बोला, ना अंकल ना भाई, आप मुझे आबिस कहकर बुलाया करें। मगर आबिस तो आपका नाम है। खंसा उलझी। हाँ बिल्कुल मेरा नाम है। देखो हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को नाम के जरिए बुलाते हैं। आबिस ने तहम्मुल से इसे समझाया। ओके ठीक। खंसा मुतमिन होगी। खंसा अब तुम बिस्तर पर चलो, मुझे कुछ पढ़ना है। और फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। खंसा बेड पर लेट गई। से नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसे मामा याद आ रही थी, पापा याद आते थे। पता नहीं मामा को मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं थी। इनकी नफरत भरी नजरें खंसा को अक्सर याद आती थी। वो जब भी खंसा की तरफ देखती थी तो मुंह का जाविया बिगड़ जाता था। बार बार बड़बड़ाती थी कि कब तबिंदा आएगी और इसको अपने साथ लेकर जाएगी। आंसू इसका तकिया भिगो रहे थे। कभी कभार अपना कभी कभार पापा अपने साथ खाना खिलाकर ये समझते थे कि उन्होंने बाप होने का हक अदा कर दिया, अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब खंसा का कोई कर्ज इन पर नहीं था। खंसा ने अपनी हथेलियां अपनी आंखों के सामने की, जिनका दर्द वो अब भी महसूस करती थी। जरा सी गलती पर पापा इन हाथों पर छड़ियां मारा करते थे, ये देखे बगैर कि वो कितनी कम उम्र इतनी चोट सह भी सकती है कि नहीं। इसकी आंख लगी तो इसे मामा नजर आई। इसका गला दबा रही थी। वो चुड़ैल है, डाइन है, इसकी वजह से इसकी जिंदगी खराब होगी। मैं मार डालूंगी तुम्हें, मैं जान से मार दूंगी। खंसा जोजों से चीखने लगी, मुझे मत मारिए मामा, मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया। अब इस नींद में इसकी चीखें सुनकर दौड़ता हुआ अपने कमरे से आया। दरवाजा खुला हुआ था। नाभी इसे संभालने की कोशिश करी थी, इसके मुंह से झाग नहीं कर रहा था। बिल्कुल पागल महसूस हो रही थी। वो मुसलसल चला रही थी, मुझे मत मारिए मामा, खुदा के वास्ते मुझे मत मारिए। आबिस ने नाभी को एक तरफ किया और आशा से आवाज दी, खंसा खंसा, मगर वो अपने होश में नहीं थी। आबिस ने जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। खंसा एकदम खामोश होगी, आंखें खोल दी। शदीद सर्दी में भी वो पसीने पसीने हो रही थी। नाभी ने आबिस को पानी पकड़ाया। खंसा, आबिस ने इसके कंधे पर बाल पीछे किए। गुड़िया डर गई हो क्या? खंसा उठकर बैठ गई। आबिस भाई, मामा मुझे मार डालेंगी। आबिस भाई, आबिस करा उठा। पहली बात तो ये है कि तुम मुझे आबिस भाई हरगिज नहीं कहोगी। जी खंसा जो जो पहले डरी हुई थी मजीद डर गई। और दूसरी बात ये कि तुम पानी पी लो। आबिस ने अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश की। जी खंसा ने गिलास लिया और एक ही सांस में खत्म कर दिया। अनाबी अपने कमरे में जाए, मैं खंसा के पास हूँ। आबिस ने नाबी से कहा, मगर वो वहीं खड़ी रही। अनाबी, आबिस ने सती से कहा तो अनाबी हिचकिचाती दूसरे कमरे में चली गई। अनाबी के जाने के बाद आबिस ने नाइट बल्ब ऑन किया और खंसा का कंबल दुरुस्त करके इस पर आयत कुर्सी पढ़कर फूंकी। आबिस ये आप क्या कर रहे हैं? आबिस ये आप क्या करें? खंसा ने हैरानी से इसे अजीब गरीब हरकतें करते देखा। बचपन में जब मैं डर जाया करता था तो अम्मी ऐसा ही करती थी, फिर मुझे डर नहीं लगता था, लिहाजा अब तुम भी नहीं डरोगी। आबिस का हल्का सा हंसा। आपको भी डर लगता था? आप तो बहुत बड़े सारे हैं। आबिस हंस पड़ा। भाई सब बड़े कभी ना कभी बच्चे होते हैं और बच्चों को डर लगता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। और मैं भी किसी जमाने में बच्चा रहा हूँ। आबिस शुगुफ्तगी से बोला। खंसा पर सुकून हो गई थी। आबिस की बात पर मुस्कुराने लगी। अच्छा आप आंखें बंद करो, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तुम बेखौफ होकर सो जाओ। तुम्हारी मम्मा अगर ख्वाब में भी आई तो मैं इन्हें संभाल लूंगा।
हंसा पुरसुकून होकर सो गई। आबिस आप जाएंगे तो नहीं? आबिस नीचे क्लीन पर लेट गया और कंबल ऊपर ओढ़ लिया। नहीं भाई मैं यही हूँ, अपना हाथ इधर दो। आबिस हंसा का हाथ पकड़कर सो गया। हंसा को भी फौरन नींद आ गई। आबिस सुबह उठा तो सर्दी की वजह से अकड़ा पड़ा था। हंसा को देखा तो बेहद सुकून से सो रही थी। आबिस को बेहद तरस है। खुशियों की तरसी हुई लड़की, मुझे इसका बेहद ख्याल रखना है। जो कुछ हुआ है इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। फिर मेरा क्या कसूर है? दिल ने दहाई दी, बेशक ना हो मगर इस बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ सकता। दिमाग ने सही रास्ता दिखाया। आबिस नाश्ता करके डॉक्टर इमरान की तरफ चला गया। बच्चों के मसाइल हल करने में से खास शोहरत हासिल थी। इससे मिलकर खंसा की तमाम हिस्ट्री बताई तो डॉक्टर इमरान ने कहा कि इसे किसी खास दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तवज्जो, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। जिस दिन इसे इन चीज़ों पर यकीन आ गया, इस दिन वो ठीक हो जाएगी। अब इसने इसे ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दिया। खंसा अब कुछ सेहतमंद नज़र आती थी। आबिस अक्सर से बाजार अपने साथ लेकर जाता था। जिस चीज़ की तरफ वो इशारा करती वो लेकर देता था। आबिस स्टडी करके वापस आया तो खंसा इसे लोन में नजर आई। हेलो खंसा, क्या हाल है? हम ठीक हैं। आबिस ने जिंदगी से इसका जायजा लिया। वो इसकी दूसरी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश में लगा हुआ था मगर इसके हुलिये की तरफ इसका ज़हन नहीं गया था। सबसे पहले इसका ज़ाहरी हुलिया ठीक करना चाहिए था। खंसा बेहद कमज़ोर थी, अपनी उम्र से भी छोटी लगती थी। जिस्म लागौर जैसे किसी 8 साल के बच्चे का, बड़े बड़े बिखरे बाल जो अक्सर कंघी से बेनियाज रहते थे, बेहद कमज़ोर चेहरा और ज़ोर से ज़्यादा बड़ी आंखें जिनमें कोई अनजाना खौफ सा था। थोड़ा सा मुख्तलिफ तासिर तो पड़ता था मगर ये कोई हैरत अंगेज़ बात तो नहीं थी। अगर कोई बीमार हो जाए तो कमज़ोर तो लगता ही, लेकिन वो बदसूरत हरगिज़ ना थी। अगर वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाए, ज़िंदगी खुशियों से अपना हिस्सा वसूल करने लगे तो बहुत खूबसूरत लगती है। आखिर इतनी खूबसूरत वालिदैन की औलाद थी। अब इसको गैर महसूस तौर पर वो अजीज़ हो गई थी। वो इसका ज़िंदगी पर इत्मीनान बहाल करना चाहता था। खंसा, क्या तुम्हें मेरा यकीन है? आबिस ने अचानक पूछा। बहुत ज़्यादा। खंसा ने सर हिलाया। देखो इस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं मगर मैंने सिर्फ तुमसे दोस्ती की, इसलिए सभी जलते हैं हमारी दोस्ती से। आबिस ने इसे बच्चों वाले अंदाज में डील किया। खंसा ने इसके करीब होकर बैठ गई। क्या हम दोस्त हैं? इसे तस्दीक चाहिए। बिल्कुल पक्के दोस्त। आबिस ने इसके साथ हाथ मिलाया। तो आप अब तो मुझे इस घर से नहीं निकालोगे? अब तो मैं आपकी पक्की पक्की दोस्त हूँ। खंसा ने अपने अंदर का खौफ जाहिर किया। आबिस ने बेख्तियार माथा पीट लिया, फिर बेबसी से बोला, मुझे लगता है कि अम्मी के आने तक तुम ये घर अपने नाम करवा लोगी। जी आपने क्या कहा? खंसा थोड़ा सा आगे झुकी। कुछ नहीं, तुम फौरन उठो, आज हम थोड़ी लेडीज शॉपिंग करेंगे। अब इससे सबसे पहले इसके बाल सेट करवाए, कुछ कपड़े लेकर दिए, आइसक्रीम खिलाई और वापस ले आया तो खंसा बहुत खुश थी। इससे ने पहली दफ़ा अपने कपड़े खुद खरीदे थे। आबिस से, क्या ये सब चीज़ें मेरी हैं? खंसा कपड़े देखकर खुश हो रही थी। नहीं, मैं खुद पहनूंगा। आबिस ने किताब पढ़ते हुए कहा। खंसा हैरान हुई, फिर आशा से बोली, आप कुछ अच्छे तो नहीं लगेंगी इन कपड़ों में? आबिस बेख्तियार हंस पड़ा। पागल हो खंसा तुम, तो ये सब चीज़ें तुम्हारी हैं। कई दिन गुजर गए। खंसा आबिस से बेहद मायूस हो गई थी। हर वक्त इसके साथ चिपके रहती थी। आबिस भी इसके वजूद का आदी हो गया था। खंसा ने हंसना भी सीख लिया था। अब तो वो आबिस के साथ शरारतें भी करती थी। आबिस के एग्जाम करीब थे। वो दिन रात पढ़ने में मसरूफ था। खंसा बार बार इसे डिस्टर्ब कर रही थी। आबिस चला उठा। खंसा, मैं तुम्हारा इस कमरे में आना बंद कर दूंगा। खंसा हंस पड़ी। ये आप कर ही नहीं सकते। खंसा रात के 12 बजे के करीब इसके कमरे में तो आबिस बस दस्तूर पढ़ने में मसरूफ था। खंसा खामोशी से बैठ के इसे देख रही थी। इसे आबिस को देखना बहुत अच्छा लगता था। इन चंद महीनों में इसे आबिस से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। वो दुनिया में पहला शख्स था जिसने इसका इतना ख्याल रखा। इसके माँ बाप ने इसकी जिन ख्वाहिशातों को सालों में पूरा ना किया था, इसने इन्हें चंद महीनों में पूरी करने की कोशिश की थी। इसे छींक भी आ जाती तो सारी रात सराहने में बैठा रहता था। इस सूरत में खंसा का आबिस से इस कदर मोहब्बत करना हैरान कुन था। खंसा, सो जाओ, जाकर बहुत रात होगी। आबिस ने पढ़ते पढ़ते से टोका। खंसा उठी और आबिस के माथे पर प्यार करती हुई बोली, आबिस आई लव यू, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं सारी दुनिया से ज्यादा। आबिस मुस्कुरा दिया। एंड माई डियर, आई लव यू टू। अब भागो, मुझे पढ़ने दो, जाकर सो जाओ। वो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं यहाँ सो जाऊँ? खंसा ने पूछा और आबिस की बिस्तर पर घुस गई। खंसा, अपने कमरे में जाओ, आबिस ने कहा मगर वो सुनी अनसुनी करके सो गई। सुबह उठी तो आबिस नीचे सो रहा था। खंसा ने आबिस को नाश्ते के लिए भी नहीं उठाया और इसे सोने दिया ताकि इसकी नींद पूरी हो जाए। एग्जाम खत्म हुई तो आबिस से ज्यादा खंसा ने सुकून का सांस लिया। आबिस जब से आखिरी पेपर देकर आया था तब से सोया पड़ा था। खंसा कई चक्कर लगा चुकी थी मगर वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। खंसा ने शाम को फिर कमरे में झांका तो अभी तक सो रहा था। आबिस, बस करें सोना। वो झंझला गई। इतने में अनाबी ने इतला दी कि कोई आलिया आबिस से मिलने आई है तो आबिस मिनटों में बिस्तर से उतर गया। कितने अरसे बाद आलिया आई थी। आबिस ने शावर लिया और अपना बेहतरीन सूट पहनकर तैयार होने लगा। आबिस, आपने कहा था कि जब आप आखिरी पेपर दे आएंगे तो इस खुशी में आप मुझे थिएटर दिखा कर लाएंगे, हम खाना भी बाहर खाएंगे। खंसा ने इसका बाजू खींचा। नहीं खंसा, आज नहीं, आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त आई है। और मजीद तवज्जो दिए बगैर इससे मिलने चला गया। खंसा बहुत उदास हो गई। आलिया आबिस को देखकर बहुत खुश हुआ।
बस आलिया को देखकर बहुत खुश हुआ। आलिया बाहर अपने मामू के पास गई हुई थी। इसने कहा था कि जिस दिन वो एग्जाम देकर फारिग होगा इसी दिन वो वापस आएगी, ताकि यहाँ इसकी मौजूदगी की वजह से वो डिस्टर्ब ना हो। और आज एग्जाम खत्म होते ही वो आ गया। आलिया को देखते ही आबस खंसा को बिल्कुल भुला बैठा था। काफी देर बातें करने के बाद वो लोग बाहर चले गए, डिनर किया और आलिया के साथ पिक्चर्स भी देखी। अब तो इनका रोज का मामूल बन गया था। वो घर पर होता तो आलिया से फोन पर बातें करता रहता, शाम को इसके साथ बाहर चला जाता। खंसा बात करती तो मुख्तसर जवाब देकर दूसरी तरफ मतवज्जो हो जाता। आबस ने खंसा पर इतनी तवज्जो दी थी कि वो इसकी मोहब्बत और तवज्जो की आदी हो गई थी। अब अचानक वो आलिया की तरफ मतवज्जो हुआ तो वो बुलखला गई थी। पुराने खौल में सिमटती जा रही थी। वो मायूसी से ये सब कुछ देख रही थी। आबस ने इसके साथ खाना खाना भी बंद कर दिया था। ना ही वो इसे कहीं लेकर जाता था और ना ही ज्यादा बात करता था। आबिस तो कहता था कि इसके अलावा कोई दोस्त नहीं है, फिर ये कौन है कि आबिस को कोई नजर ही नहीं आता। खंसा अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर दिया। वही पुराना अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ उदाया था। इसे हर चीज से डर लग रहा था। आज कितने अरसे बाद वो रो रही थी। मैं आबिस से हरगिज बात नहीं करूंगी। वो सख्त खफा हो गई। रात की आबिस वापस आया तो नाबी परेशानी से ठहर रही थी। क्या हुआ नाबी? वो ठहर गया। खंसा इसके ज़हन से बिल्कुल निकल गई थी। आबिस मियाँ खंसा बेटा दरवाजा नहीं खोल रही और ना ही किसी सी बात का जवाब दे रही है। क्या मतलब? क्यों दरवाजा क्यों क्यों नहीं खोल रही? आबिस दौड़ा, जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अंदर से बिल्कुल खामोशी थी। खंसा प्लीज कुछ तो बोलो, दरवाजा खोलो, जवाब दो। आबिस बेबसी के मारे पागल हो रहा था, मगर फिर भी खामोशी रही। तो आबिस ने लॉन की तरफ से सीढ़ी रखकर खिड़की से झांका तो वो बिल्कुल साकिन पड़ी थी। और मेरे खुदाई ये क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल नॉर्मल थी। आबस ने खिड़की चेक की तो वो बंद थी। खंसा खंसा इसे जोर से पुकारा खिड़की को बजाय, मगर इसकी साकिन वजूद में कोई हरकत ना हुई। आबस ने जोरदार मुक्के से शीशा तोड़ दिया और एक हाथ अंदर दाखिल करके चुटकी खोल दी और अंदर छलांग लगा दी। जल्दी से खंसा को सीधा किया तो वह बेतहाशा बुखार में तप रही थी। खंसा गुड़िया मेरी जान क्या हुआ है तुम्हें? मगर कोई हरकत ना हुई और दरवाजा खोलकर नाबी को डॉक्टर के लिए फोन करने का कहा और खुद इसके माथे पर पट्टियां लगा रखने लगा। बार बार इसकी नब्ज चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया तो बताया कि नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बच्चा है, शॉक्ड है, कल तक होश आ जाएगा, इनका खास ख्याल रखें। फिर इसके लिए कुछ दवाइयां लिखी और इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर चला गया तो आबिस सख्त परेशान था। आखिर बात क्या हुई है जिसने इसकी ये हालत कर दी? कहीं इसके वालिदैन की तरफ से? अनाबी आपने इसे कुछ कहा है? लहजे में बेपनाह सख्ती थी। नहीं आबिस मियाँ, मैं तो इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। किसी को फोन तो नहीं आया है? किसी का फोन तो नहीं है? इसके लिए कुछ सोचकर पूछा। नाबी नफी में सरा। फिर आखिर क्या हुआ? ऐसा आबिस चलाया। फिर खंसा की पट्टी से लगकर बैठ गया। दूसरे दिन आलिया का कई मरतबा फोन आया, मगर इसने मना कर दिया। आलिया खुद घर आ गई। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आलिया ने नाराजगी से कहा। आबस बहुत परेशान हूँ। लिए में था कुछ भी नहीं आलिया, मैं कुछ मसरूफ हूँ। जैसे फारिग हुआ मैं तुमसे खुद जैसे फारिग होऊंगा मैं तुमसे खुद मिलने आऊंगा। ओके। आलिया नाराज होकर चली गई। आबिस इसके पीछे जाना चाहता था कि अनाबी ने इतला दी। खंसा को होश आ गया। आबिस बेख्तियार इसके कमरे की तरफ दौड़ा। खंसा ने इसे देखते ही मुंह दूसरी तरफ कर लिया। आबिस इसके रवैये पर हैरान रह गया, फिर मुस्कुराया। अच्छा तो नाराजगी मुझसे है, मगर मोहतरमा सबब तो बता दीजिए। खंसा चुप रही। खंसा आबिस ने इसका रुख अपनी तरफ किया तो खंसा ने इसका हाथ झटक दिया। अरे इतनी नाराजगी आबिस? खंसा, मगर खंसा फिर भी खामोश रही। आबिस सारा दिन इससे पूछता रहा, मगर खंसा ने इससे बात ना की और ना ही दवाई कही। आबिस सालिया का फोन सुनने के लिए बाहर गया। वापस आया तो अपना बैग पैक कर रही थी। नाबी हैरान परेशान खड़ी थी। ये क्या हो रहा है खंसा? आबिस ने बैग छीन कर नीचे रखा तो खंसा ने रोना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ अब सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई भी मेरी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करता, सब मुझे घर से निकाल देते हैं। पापा मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो वो घर छोड़कर चले गए। मम्मा मेरी सूरत देखना नहीं पसंद करती थी, उन्होंने मुझे तबींदा आंटी के हवाले कर दिया, तबींदा आंटी ने मुझे आपके हवाले कर दिया। अब आप मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, इससे पहले कि आप हमें किसी और के हवाले कर दें या घर से निकाल दें। खंसा तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो रही हो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें मुकम्मल हक है इस घर में रहने का। आप इस बहुत परेशान था कि वो इतनी खफा क्यों है। नहीं, आपने कहा था कि आप सिर्फ मेरे दोस्त हैं, आपने मुझसे झूठ बोला था। आपकी दोस्त तो वो है पक्की वाली, वो आई तो आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बाहर भी इसके साथ जाती हैं, आइसक्रीम भी इसी को खिलाते हैं। खंसा रोए जा रही थी। मैं आपसे नहीं बोलूंगी, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। खंसा के लहजे में बेपनाह मासूमियत थी। वो बहुत खफा थी कि इसका एक ही दोस्त था, वो भी अब किसी और का हो गया। आबिस हंस पड़ा। पागल, वो मेरी दोस्त थोड़ी थी, फिर क्या थी? खंसा ने पूछा। आबिस चुप हो गया। पता नहीं आशा से बोला, लेकिन अगर मैं किसी से मिल लेता हूँ तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? आबिस ने समझाने की कोशिश की। खंसा खूबसूरती से देखती रही। अच्छा चलो सुलह कर लो। अब इसने यहाँ हाथ बढ़ाए, मगर खंसा ने कोई तवज्जो न दी। नाबी खामोशी से इनकी लड़ाई देख रही थी। अचानक फोन की बेल बजी तो वो बाहर चली गई। आबिस ने 2-3 मरतबा सुलह के लिए कहा, मगर खंसा खामोश रही। तो आबिस बेबसी से देखता रहा। देखो खंसा, मैं बड़ा हूँ, मुझे काम के सिलसिले में बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। अगर तुम्हें लोगों से मेरा मिलना बुरा लगता रहा तो तुम यूं ही बीमार होती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
तो मेरी बात को समझ रही हो ना? मगर आप तो मेरे दोस्त हैं, लोगों से मिलना और होता है और दोस्त होना और होता है। आपकी वो दोस्त आई तो आप मुझे भूल गए। नहीं, अब हम यहाँ से चले जाएँगे, हम आप पर बोझ बन गए हैं ना, इतने अरसे से आपके घर रह रहे हैं, आपका कितना खर्चा हुआ होगा, हम आपके सारे पैसे अदा कर देंगे। खंसा का लहज़ा अभी तक रो रहा था। आबिस तड़प कर उठा, क्या बकवास है खंसा, मैं सिर्फ़ तुम्हारा दोस्त हूँ, सिर्फ़ तुम्हारा, वो मेरी कोई दोस्त नहीं है। वैसे ही मुँह से निकल गया था, तुम कहीं नहीं जाओगी, याद रखना अगर तुम मेरी गैर मौजूदगी में कहीं गई, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। खंसा ने और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। अब इसको अपने लहजे की सख्ती का एहसास था, मगर वो जानता था कि वो टेंशन में अगर इसे सख्ती से ना रोका तो इसकी गैर मौजूदगी में कहीं चली जाएगी। अच्छा, तुम पर जो खर्च हुआ है किस तरह अदा करोगी? आबिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अपना बालू बेचकर रोते हुए जवाब आया। आबिस का बेख्तियार कहका निकल गया। अच्छा, चलो ऐसा करो कि वो बालू तुम मुझे बेच दो, मेरा सारा कर्ज अदा हो जाएगा। अच्छा, खंसा जल्दी से उठी और अपना अजीज तरीन बालू बेपनाह देखकर साथ इसके हाथों में दे दिया। ये मुझे बहुत अजीज है, जिंदगी में हमेशा इसने मुझे हौसला दिया है। आबिस इसे देख रहा था, जिसके चेहरे पर बालू के लिए मोहब्बत बिखरी हुई थी। फिर तुम्हें इसकी जुदाई पर अफसोस होगा? आबिस ने पूछा। नहीं, ये मैं आपको दे रही हूँ और आप मुझे बालू से ज़्यादा अज़ीज़ हैं, सादगी से जवाब दिया। शुक्रिया। अब्बस हँस पड़ा। आपने हमें इस बालू से ज़्यादा अज़ीज़ समझा। चलो भई, मेरा कर्ज़ भी अदा हो गया, अब तो नाराज़गी ख़त्म। आबिस ने हाथ बढ़ाया तो खंसा ने दोस्ती का हाथ मिलाया। खंसा, तुम पढ़ती नहीं हो? नया सवाल। घर में टीचर आती थी पढ़ाने के लिए, पर यहाँ कोई पढ़ाता ही नहीं। खंसा ने आराम से जवाब दिया। ओह! मुझे ख़्याल ही नहीं रहा, मैंने तुम्हारा इतना वक़्त ज़ाया कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊँगा और अगले साल तुम कॉलेज जाओगी। सच? खंसा खुश हुई। मुझे कॉलेज जाने का बहुत शौक है, मगर मैं मैथ में कमज़ोर हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊँगा। आबिस ने इसे तसल्ली दी तो वो मुतमिन हो गया। आबिस ने आस्ता-आस्ता आलिया से मिलना कम कर दिया। वो खंसा को दुःख नहीं देना चाहता था। आस्ता-आस्ता आलिया और आबिस के दरमियान फासले बढ़ने लगे, मगर आबिस ने कोई परवाह ना की। आबिस ने खंसा को टीचर रखवाने के अलावा खुद भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। ऐसे मालूम हुआ कि ये तो बहुत निकम्मी बच्ची है, जो कुछ वो पढ़ाता था थोड़ी देर में सब कुछ गायब। जब कोई 5वीं मर्तबा मैथ का सवाल समझाया फिर भी खंसा ने गलत लिखा तो आबिस चीख उठा। तुम नहायत ही निकम्मी लड़की हो। खंसा इसकी आवाज़ से डर गई। इतने अरसे बाद कोई तेज़ आवाज़ में इससे बोला था। वो काम की बेख्तियार आंखों में आंसू आ गया, मगर आबिस ने कोई नोटिस ना लिया और गुस्से से बोला, जब तक तुम ये सवाल हल ना कर लो इस वक्त तक सोने के लिए नहीं जाओगे, समझी? आबिस जोर से चलाया और गाड़ी निकाल कर खुद बाहर चला गया। 1 बजे के करीब वो क्लब से आया तो स्टडी रूम की लाइट जलती देखकर इधर आ गया। वहाँ खंसा को देखकर हैरान रह गया। वो टेबल पर झुकी मुसलसल कुछ लिख रही थी। खंसा, तुम अभी तक सोई नहीं? वो अपनी बात भूल चुका था। खंसा ने इसकी आवाज़ सुनकर सर उठाए। बड़ी-बड़ी आंखों में नींद भरी थी। आबिस को देखकर वो खड़ी हो गई। आपने ही तो कहा था कि जब तक ये सवाल हल ना कर लो इस वक्त तक नहीं सोऊंगी। आबिस सन्नाटे में आ गया। अगर मैं ना आता तो तुम सारी रात जागती रहती। जाहिर है मैं सवाल हल किए बगैर कैसे सो सकती थी? लहजे में बेपनाह सादगी थी। हूँ तो हल हो गया सवाल? नहीं, खंसा ने बेजारगी से जवाब दिया। आबिस बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा चलो छोड़ो इसको, कल नई अज़म से हल करेंगे, अब सो जाओ। तबिंदा 1.5 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ रही थी। खंसा से तो अक्सर इसकी फ़ोन पर बात हो जाया करती थी, मगर आबिस ने इससे कभी बात नहीं की थी। शायद इस तरह वो अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा था। एयरपोर्ट पर खंसा और आबिस से इसका इस्तकबाल किया तो वो आबिस के नाराज़ चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी। खंसा तो तबिंदा की दीवानी हो गई, इनके सारे काम अपने हाथ से करने की कोशिश करती थी। तबिंदा एल्बम में वहाँ की तस्वीरें देख रही थी कि आबिस आया। तबिंदा समझ गई कि वो क्या बात करेगा। आबिस ने बगैर किसी तमीद के बात शुरू की। देखिए अम्मी, अब वो नॉर्मल हो चुकी है, वो आप भी वापस आ गई हैं। अब इसे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मेरा रिजल्ट आ चुका है, मेरी पोस्टिंग एबटाबाद हो गई। इसके लिए सारे हालात साजगार हो गए हैं। जो कुछ हुआ था अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब मुझे ये बंधन तोड़ देना चाहिए। आबिस बहुत ही ठहरे हुए अंदाज में बात कर रहा था। तबिंदा नहायती सुकून से बात सुन रही थी। खंसा मेरी बहू है और मैं इसकी हैसियत कबूल कर चुकी हूँ। तुम्हें जॉब पर जाना है तो जाओ, मगर तुम इसे तलाक नहीं दे सकते। देखिए अम्मी, ये ज़्यादती है। आबिस चलाया। किसके साथ? अम्मी के सुकून में कोई फ़र्क नहीं आया था। मेरे साथ भी और इसके साथ भी। इसकी उम्र में बहुत फ़र्क है। जब वो बड़ी होगी तो यकीनन अपने हम उम्र अपनी पसंद से शादी करना चाहेगी, तो इस वक्त ये ज़्यादती होगी। मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया जाए कि अपनी उम्र के 2 गुना बड़े शख्स को कबूल करके वो हमारे एहसानों का बदला उतारे। आबिस चीख रहा था। आबिस, जो कुछ भी मैं देख रही हूँ वो तुम नहीं देख सकती। अम्मी ने गैर वाज़ह बात की। बहरहाल मैं इस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक आप इसकी मर्जी से इसकी शादी नहीं कर देती। आबिस ने अपना फैसला सुनाया। कमरे से निकल गया। तबिंदा गहरी सोच में पड़ गई। अब इसका मुंह मुस्तकिल सूजा रहता था, मगर खंसा के साथ इसका रवैया बिल्कुल ठीक था और यही बात तबिंदा को कुछ मुतमिन कर रही थी। अगरचा कुछ खदशात भी थे, मगर वो मुस्तकबिल के खदशात को मुस्तकिल के लिए ही रखना चाहती थी। और खंसा तो जब से तबिंदा आई थी मुड़कर इसने आबिस की तरफ नहीं देखा था। हर वक्त आंटी के
कमरे में घुसी रहती थी। कपड़े कभी इनके कपड़े इस्त्री कर रही होती तो कभी खाना पकाने की कोशिश करती और कभी इनके बालों में तेल डालती थी। अब इसने कुछ देर तो इसकी मसरूफियत बर्दाश्त की, फिर एक दिन इसे लॉन में पकड़ लिया। तुम सख्त एहसान फरामोश हो लड़की, क्यों, मैंने क्या किया है? वो खफा हुई। चॉकलेट मैं तुम्हें लाकर देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, तुम्हें बाहर मैं लेकर जाता हूँ, तुम हो के खिदमत अम्मी की कर रही हो। अम्मी के आते ही तुमने तोते की तरह आंखें फेर ली हैं, इसलिए आज कल तुम्हारी आंखें तोते की तरह लग रही हैं। अल्लाह ना करे मेरी आंखें तोते की तरह हो। खंसा ढल गई और आप इस की गाड़ी के शीशे में झांक कर अपनी आंखें देखी। अच्छी खासी तो खूबसूरत हैं, दिल को तसल्ली हुई है। अच्छा, अब इस मुझे अम्मी के लिए सूप तैयार करना है। अब इसने सख्ती से इसका बाजू पकड़ कर अपनी तरफ खींचा। बाद में बना लेना, अम्मी को सूप कोई खास पसंद नहीं। अब इसने खंसा को गाड़ी में बैठाया। तो मेरे साथ चलो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी पोस्टिंग एबटाबाद हो गई और चंद दिनों के बाद मैं वहाँ चला जाऊँगा। आज अपनी पोस्टिंग की खुशी में मैं तुम्हें डिनर दे रहा हूँ। क्या आप चले जाएंगे? खंसा का रंग जर्द हो गया था और ये कोई खुशी की बात है? बेख्तियारी इसके कंधे से लगकर रोना शुरू कर दिया। मैं आपके बगैर क्या करूंगी? मैं तनहा कैसे रहूंगी? मुझे कहानी कौन सुनाएगा? मुझे तनहा कमरे में डर लगता है। मेरे पास कौन सोएगा? मेरे साथ बातें कौन करेगा? वो सख्त परेशान थी। खंसा, क्या करी हो? क्यों इतना रो रही हो? मैं हर हफ्ते तुम्हारे पास आया करूंगा और अब तुम बड़ी हो रही हो और संजीदगी से अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। आबस ने इसे इतना डांटा तो खंसा खामोश होकर खूबगी से इसे देखने लगी, फिर बोली मुझे कुछ नहीं पता, बस आप मत जाइए। खंसा ने जिद की, नहीं गुड़िया, जाना तो मुझे होगा और फिर ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें रोज खत लिखूंगा, मिलने के लिए आऊंगा। वादा? खंसा ने हाथ आगे किया, पक्का वादा? आबिस ने इसका हाथ थामा। ताबिंदा ने अनाबी को बुलाया और राजाना अंदाज में इससे पूछने लगी कि आबिस ने खंसा को इसके निकाह के बारे में बताया है? नहीं ताबिंदा बीबी, मैं तो इन दोनों के मुस्तकबिल के बारे में सख्त मानूस हूँ। ये बेल चढ़ती नजर नहीं आती मुझे। आबस मियाँ तो इससे बिल्कुल बच्ची ख्याल करते हैं और बच्चों की तरह इसे बहलाते हैं। हालांकि अब वो 16 साल की होने वाली है, कद काठ भी निकल रही है, लेकिन निकाल रही है, लेकिन वो लगता है कि इस रिश्ते को बिल्कुल भुला बैठे हैं। और खंसा, जो क्या खबर कि आबिस इसके क्या लगते हैं? नाबी ने साया सूरत हाल इनको बताई। अच्छा खैर है, कल आबिस के तमाम बहन भाई आ रहे हैं। आबिस जा रहा है ना, जाने फिर कब मिलना हो। मैं इनको सारी तफसील बता दी है और ये भी बता दिया कि खंसा इस रिश्ते से बेखबर है। अगले हफ्ते तक आबिस से चला जाएगा, फिर जाने फिर कब आएगा? मुझे से तो सख्त खफा है। तबिंदा ने ठंडी सांस ली। आप फिक्र ना करें तबिंदा बीबी, वक्त खुद ही इनको सीधा कर लेगा। आबिस मियाँ ने खंसा के लिए आलिया से भी मिलना कम कर दिया है कि दुख ना हो। देखिएगा कल ये लोग खुद अपने मुंह से इतराफ करेंगे। कल को ये खुद अपने मुंह से इतराफ करेंगे। नाबी ने अक्लमंदी की बातें करना शुरू कर दी। तबिंदा हंस पड़ी। हाँ भाई, अब तो सब कुछ ही वक्त पर छोड़ा है। खसा, बेटा दूध पी लो। अनाबी काफी इसरार करती मगर मुसलसल इनकारी थी। एक तो दूध पीने से इसकी जान जाती थी और फिर आजकल वो उदास भी बहुत ही। आबिस इसके कमरे में आया तो अनाबी की तकरार भी अभी तक जारी थी। खंसा, दूध पियो, आबिस ने डांटा। और हाँ, मेरे पीछे सुस्ती की तो मैं मिलने के लिए नहीं आया करूंगा। और हाँ, दिल लगा के पढ़ना आबिस। आप मत जाए, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी और खूब दिल लगा कर पढ़ूंगी भी। आप नहीं जाए। नहीं खंसा, जिद की बिल्कुल नहीं हो रही। आबिस ने बेजारगी से कहा, अच्छा तो आप मेरे साथ एक वादा करें। हाँ बोलो। आबिस सही होकर बैठा। आप किसी लड़की से दोस्ती नहीं करेंगे? वो मासूमी से बोली। जहन में आलिया थी जिसकी वजह से आबिस ने इसे तवज्जो देना बंद कर दिया था। हाँ हाय। आबिस हंस पड़ा। तुम जेलस हो रही हो? पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सिर्फ मेरे दोस्त हैं। खंसा ने उलझ कर कंधे कुचाए तो आबिस मुस्कुरा दिया। ओके, कोई और हुक्म नहीं? इतना ही काफी है। खंसा हंस पड़ी। दिन पर लगा कर उड़ गए। खंसा इन लोगों से बेहद मानूस हो गई थी। आबिस के जाने का दिन आ गया था तो खंसा के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। आबिस बार बार जल्दी आने का वादा कर रहा था मगर तबिंदा जानती थी कि अब वो वापस लौट कर नहीं आएगा। मगर जो कुछ वो चाहता था वो भी मुमकिन नहीं था। फिर वो चला गया। खंसा रोज आबिस को खत लिखती थी। इसे तो यूं लगता था कि आबिस चला गया था तो सारी खुशियां भी इसके साथ चली गई। घर में वो थी और तबिंदा, वो हर हफ्ते इंतजार करती मगर आबिस ना आया। तबिंदा खत लिखती और आने का कहती। इसकी एक ही रट होती थी कि वो इनके फैसले का मुंतज़िर है। जिस दिन खंसा के मुतालिक फैसला कर लेंगी वो लौट आएगा। और खंसा इन दोनों की अंदरूनी जंग से बेखबर आबिस का इंतजार करती रही। खंसा बेहद उदास थी। तबिंदा आंटी का काम कर दिया, आबिस का खत लिख दिया, फिर भी वो फारिग होती थी। आबिस की ख्वाहिश की तकमील के लिए इसने दिन रात पढ़ा, मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर दिया। फिर वो कॉलेज में गई, कॉलेज से भी यूनिवर्सिटी में आ गई मगर आबिस ना आया। एक शहर से दूसरे शहर का तबादला होता रहा। वो खंसा के हर इसरार पर अपने आने का खत लिखता था मगर कोई ना कोई मजबूरी ऐसी आन पड़ती थी कि वो ना आ पाता। यूनिवर्सिटी खंसा के लिए एक बिल्कुल नई जगह थी, कॉलेज से बिल्कुल मुक्ति, मगर वो बहुत पुरएतमाद थी। अभी तक इसने किसी लड़की से दोस्ती नहीं की थी। एक दिन वो क्लास से फारिग होने के बाद वो ध्यान से नोट्स बना रही थी कि गुलाब इसकी डायरी पर आ गिरा।
मुड़कर देखा तो फाइनल ईयर का हसन मुस्कुरा रहा था। खंसा के तो आग लग गई, फौरन उठकर इसके पास की, क्या बदतमीजी है ये, इसे फूल कहते हैं। वो इत्मीनान से मुस्कुराया। खंसा ने फूल जमीन पर फेंक कर पाँव ऊपर रखकर गुजर गई। फिर मुड़कर इसकी तरफ देखा जो सख्त तैश से इसे देख रहा था। और इसे क्या कहते हैं ये भी आप समझती होंगी। और इस दिन के बाद तो रोज इसके घर बजरिया सर्विस फूल आने लगी। खंसा इससे तंग आ गई थी। अब इसको गए 6 साल गुजर गए। इस तमाम अरसे में इसने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसे जो आबिस से इस कदर प्यार है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी इसमें कमी आने की बजाय शिद्दत आती जा रही थी। तो ये क्या है, इसे वो क्या नाम देगी। आबिस से इसकी मोहब्बत दीवानगी की हदूद को छू रही थी, मगर इसने कभी भी अपनी कैफियत को समझने की कोशिश नहीं की। खंसा दोपहर को कुछ आराम के बाद लॉन में बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। काफी अरसे के बाद मौसम खुशगवार था। इतनी हब्स के बाद ठंडी हवा के झोंके मजाज को शगुफ्तगी बख्श रहे थे। खंसा मौसम की इस तब्दीली को महसूस कर रही थी कि अचानक पोर्च में गाड़ी आकर रुकी, मगर खंसा का कोई खास ध्यान नहीं दिया होगा। आंटी से कोई मिलने आया होगा, मगर इस गाड़ी से उतरने वाला अंदर जाने की बजाय लॉन की तरफ आ रहा, इसके करीब आकर खड़ा हो गया। खंसा ने थोड़ी देर इंतजार किया कि आने वाला इसका वक्त जाए कि बगैर ही टल जाए, मगर फिर मजबूर होकर सर उठाया तो किताब इसके हाथ से गिर गई। वो बेख्तियार खड़ी हो गई और इसकी तरफ बढ़ी, मगर फिर इसके करीब जाकर रुकी। इसे यकदम एहसास हुआ कि गुजरे वक्त में वो पुरानी खंसा नहीं रही, बल्कि अब वो बड़ी हो गई है। अब इसके कंधों से लटक कर जिद करने, इससे कहानियां सुनने वाली, इसके हाथ से खाना खाने वाली खंसा कहीं पीछे रह गई। अब वो खंसा इस बेख्तियारी से इसे नहीं मिल सकती। अब इसे भी इसे देखकर हैरान रह गया। गुलाबी रंगत, काले घटाओं की तरह बाल जो कि हवा के साथ टकलियां कर रहे थे, तीखे नकुश और नाजुक सरापे के साथ किसी शायर की हसीन गजल तो लग ही रही थी, मगर खंसा जिसे छोड़कर गया था वो हरगिज नहीं थी। इसके तस्वर में खंसा वहीं रुकी हुई थी, भालू को सीने से लगा, इसका हाथ पकड़ इसकी जात के पीछे छुपने वाली, हर बात में इसका सहारा तलाश करने वाली, लोगों से मार खा इसके पास शिकायतें लाने वाली खंसा जिंदा थी। इसके इस रूप ने से दम खुद कर दिया था। दिल के किसी कोने में ये सांस भी जिंदा था कि आबिस ये तुम्हारी मनकूहा है। हेलो। आबिस ने हाथ बढ़ाया तो खंसा ने पहले की तरह फौरन हाथ पकड़ने की बजाय झुक गई, तो आस्था से अपना नरम हाथ इसके हाथ में दे दिया। क्या हाल है? आबिस ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, खंसा आस्था से बोली। इतना ही जवाब देकर खामोश होगी। हालांकि दिल में बेशुमार बातें मच रही थी। वो इससे पूछना चाहती थी कितने वादे करने के बाद वो क्यों नहीं आया। क्या इतने अरसे में वो इससे याद ना आई, मगर अजीब सी झिझक थी जो इसे रोक रही थी। अब इसकी नजरें भी यकदम बदल गई थी, जिससे वो उलझ गई थी। आबिस जो इतने अरसे पुरसकून रहा था, खंसा के तस्वर ने इसे कभी डिस्टर्ब नहीं किया था, बल्कि इसके साथ निकाह का तस्वर आती वो बेहद बेजारी का शिकार हो जाता था। अम्मी को खत पर खत लिखता था कि खंसा की बात कहीं और तय कर दें और इसे इजाज़त दें कि वो इसे तलाक दे दे, मगर अम्मी भी अपनी बात पर अटकी हुई थी। अब अचानक खंसा को देखकर वो चौंक गया था। क्या वाकई लड़की इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं? वो हैरान था और अपने दिल की धड़कन भी इसे किसी और ही लय पर धड़कती हुई महसूस हुई। ओ खुदाया, अगर मैं इसे तलाक दे देता तो अब मैं अपने दिल का क्या करता, मगर दिमाग ने रोक दिया। अब इसके कदर निकालने से क्या होता है? हकीकत तो वही है जो कल थी। वो उम्र में तुमसे बहुत छोटी है और यकीनन इसने अब तक अपना साथी मुंतखब कर लिया होगा। मैं इसे फैसले की आज़ादी दूंगा और इसकी राय को तस्लीम भी करूंगा। अब इसने अपने आप को संभाला। अब इस वहीं बैठकर सोचे जा रहा था अपने दिल के कि इससे अचानक कलाबाजी ने इसे कुछ रंजीदा कर दिया था। अनाबी खंसा को बुलाने के लिए आई थी कि शाम हो रही है, अंदर आ जाओ। तो खंसा के करीब बैठे आबिस को देखकर इसे अपनी आंखों पर ख्वाब का गुमान हुआ। कितने साल हो गए थे वो लौट कर नहीं आया था। आबिस मियाँ वो पास आई तो खंसा जो मुसलसल आबिस को देखे जा रही थी चूंगी और खड़ी हो गई। आबिस अनाबी की हैरत पर हंस पड़ा। अनाबी ने शर्म चा दिया। आन की आन सारा घर वहां पर जमा हो गया। तब इंदा की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई थी। अब क्यों आए हो? शिकवा जुबान पर मचल गया। पोस्टिंग होगी इसी शहर में? आशा से जवाब दी, अच्छा, वरना तुम कभी ना आती। अम्मी ने नाराजगी से देखा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, आना तो था, आखिर घर है मेरा। आबिस हंसा, फिर अम्मी के गले लग गया। खंसा ने सोचा कि जरूर इन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से आबिस इतने साल नहीं आया, मगर आंटी ने तो कभी जिक्र नहीं किया। खंसा अंदर चले, आंटी ने आवाज दी तो वो इनके पीछे चल पड़ी। आबिस के पीछे चलते हुए उसने गौर किया, इसे देखा। वो बहुत कमजोर हो गया था, मगर पहले से ज्यादा ग्रेसफुल। वजीहा तो पहले ही था, मगर इन्हें 6 सालों में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। शायद वक्त तो इनके लिए ठहर गया। वो मुस्कुराई। आराम से बैठने के बाद इसने खंसा की तरफ देखा। गुड़िया, तुम कुछ बड़ी नहीं होगी? हंसकर पूछा। अब मैं गुड़िया नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। वो चिढ़ गई। अब इसकी जुबान से लफ्ज गुड़िया से बुरा लगा। अच्छा, अब इसने इसे चिढ़ने पर हंस दिया। हो तो गुड़िया जैसी चाहे जितनी बड़ी हो जाओ। वो गुड़िया जिम्मी की तरफ मुड़ा।
पता है मैं इसके लिए बहुत से खिलौने चक्कर लाया हूँ। हंसा ने बुरा सा मुंह बना लिया जबकि वो तीनों हंसने लगे। हंसा खफा हो गया, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, मैं अब खिलौनों से नहीं खेलती। वो उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अब इस तेजी से इसके पीछे है। हंसा इसने पुकारा मगर वो ना रुकी। पता नहीं दिल की अजीब सी हालत हो रही थी, इसे रोना आ रहा था, इससे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो आबिस से इतना झिझक क्यों रही है। आबिस पता नहीं इसके बारे में क्या सोचेगा। आबिस ने जब देखा कोई रुकी नहीं तो तेजी से आगे बढ़कर इसे सबका अंदाज में इसका हाथ पकड़ा। लगता है तुम नाराज हो गई हो, चलो अभी सुलह कर लो, तुम जो कुछ कहोगी मैं तुम्हें लेकर दूंगा। खंसा का हाथ भीग गया, दिल इतनी देर से धड़कने लगा कि इसे लगा कि आबिस इसकी आवाज़ बखूबी सुन रहा है। इसका लम्स बहुत अनोखा सा महसूस हो रहा था। हालांकि ये वही आबिस था जो इसे कंधों से लगा कर कहानी सुनाया करता था, भुलाया करता था, आराम से इसके साथ बैठा जाता था। मगर ये लम्स बहुत अजीब था जो आबिस को झिझक गया। इसका नाजुक मुलायम हाथ इसके हाथ से पिघल रहा था। इसने आसगी से इसका हाथ छोड़ दिया, फिर बगैर किसी वजह के हंसते हुए बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। शायद वो अपनी बेसाता कैफियत से निकलना चाह रहा था मगर खंसा चुपचाप अपने कमरे में आ गया। आबिस को अपने ऊपर शदीद गुस्सा आया। पहले भला वो क्या सोचती होगी, इससे क्या हो गया, मैं इतना कमजोर तो कभी ना था। गुस्से से हाथ पर मुक्का मारा और अपनी की तरफ चला गया। खंसा चुपचाप बिस्तर की साइड पर बैठी सोचे जा रही थी, मुझे क्या हो गया एक ही पल में मगर नहीं, ये एक बात एक पल की तो नहीं है। आबिस मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है, यहाँ तक कि वो इतना साल मुझसे दूर रहा, मगर मैंने हमेशा से सोचा शायद दीवानों जैसी मोहब्बत की। हाँ ये है कि मैं मोहब्बत की इस नोयत को ना समझ सकी। जो बात वो खुद ना जान सकती थी वो आबिस के एक लम्हे में समझा दी थी। हालांकि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं जो आबिस को इतना चाहती हूँ उसके साथ भी किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। किस ताल्लुक से मेरा इससे क्या रिश्ता है, बस यही ना कि इन लोगों ने मुझे अपना घर में पनाह दी, मगर मैंने तो आबिस को हमेशा से अपनी मलकियत जाना है। हर खत में से ताकीद करती थी कि वो किसी से दोस्ती ना करे। फिर एक दम खड़ी होगी, अगर आबिस को पता चल गया तो वो मेरे मुतालिक क्या सोचेगा। इस लड़की को हमने घर में पनाह दी और ये घर पर कब्जा करने का सोच रही, ये लोग मुझे आसान फरामोश ख्याल करेंगे। तब इन आंटी क्या सोचेंगी कि इस लड़की का दिमाग खराब हो गया कि इनके इतने शानदार बेटे पर कब्जा करना चाहती है। खंसा उदास हो गई। अब इस मुझसे बहुत बड़े हैं, वो कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि मैं इनके मुतालिक ऐसा सोचूं। उल्टा सीधा सोचते सोचते इससे नींद आ गई। सुबह नाश्ता करते हुए वो बागौर आबिस की तरफ देख रही थी मगर वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। कितना अरसा हो गया, आबिस ने शादी भी नहीं की, शायद वो किसी का इंतजार कर रहे हो। खंसा को आली याद आ गई, आबिस के जाने के बाद इसके कितने फ़ोन आते थे, हो सकता है ये वही हो मगर किसी मजबूरी की वजह से उससे शादी ना कर सका हो। वो नाश्ता छोड़कर अपने ख्यालों में गुम थी। खंसा आओ मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता हूँ। आबिस तैयार इसके सामने खड़ा था। खंसा खामोशी के साथ इसके साथ चल पड़ी। रास्ते में आबिस इससे छोटी छोटी बातें पूछता रहा मगर वो बेध्यानी से जवाब दे, तेरी यूनिवर्सिटी आकर उतरी तो गेट पर खड़ा हसन तेजी से और उसकी तरफ एक फूल बढ़ाया। आबिस ने दूर से इन्हें देखा, हसन इसे फूल दे रहा था। हसन के चेहरे की चमक इसका अंदाजा आबिस बाखूबी समझ गया कि वो हंसा से मोहब्बत करता है। तो वक्त ने अपना फैसला दे दिया, खंसा ने अपना साथी चुन लिया। अब इसके अंदर गहरी उदासी उतर आई। हालांकि वो ज़हनी तौर पर हर चीज़ के लिए तैयार था मगर खंसा को देखकर जो हलचल इसके दिल ने मचाई थी इससे वो जान गया था कि अगरचे अपने कौल के मुताबिक वो खंसा के राय का एहतराम करेगा मगर अपने दिल की बसात पर ये बाजी हार जाएगा। वो गुजरते वक्त में इसके साथ इतना वाबस्ता हो गया था कि इससे किए गए वादे के मुताबिक किसी लड़की के करीब भी नहीं गया था। वादा तो उसने कम उम्र लड़की से किया था मगर निभाते निभाते वो उसके बराबर आन खड़ी हुई थी। आबिस ने अफसुदगी के साथ सोचा, काश वो वापस ना आता, वहीं से कोई फैसला कर देता, कम से कम इस दुख से तो महफूज रहता कि अभी तो दिल आबाद भी ना हो सका था और उजड़ने का सामान पैदा हो गया था। फरी इनसे मिलने के लिए आई थी, साथ के साथ तो वो ये भी चाहती थी कि वलीमे में शिरकत करके ही वापस जाए मगर इन दोनों के मुतार रवैये ने सबको बड़ा मायूस किया। तब बिंदा ने इसे आबिस के बारे में बताया। अब वो कोई ना कोई फैसला करके ही दम लेगा। इन्हें खंसा से अपनी बेटी की मानिद मोहब्बत थी, वो इतना अरसा इनके पास रही थी, अब अपने हाथों से किसी और के घर इनकी रुखसती इनके लिए बड़ी मुश्किल थी। इनकी उदासी देखकर फरी ने एक तरकीब सोची और मुनासिब मौके का इंतजार करने लगी। ऑफिस से जाते हुए आबिस से इसे साथ ले जाता था और वापसी पर वो पॉइंट से आ जाती थी। खंसा हसद से तंग आ चुकी थी। क्लास ऑफ होती वो लाइब्रेरी चली जाती ताकि इसकी निगाहों से बच सके। खंसा लाइब्रेरी में बैठी बेहद बोरी महसूस करती कि एक प्यारी सी लड़की इसके पास आई, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, क्यों नहीं। खंसा मुस्कुराई, लाइब्रेरी सबकी मलकियत है, मेरे नाम तो अलॉट नहीं की गई। वो हंस पड़ी, फिर बेतकल्लुफी से बोली, आप तो इतनी प्यारी हैं, ये पूरा कैंपस आपके नाम लिखने को जी चाहता है। खंसा हंस पड़ी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप खुद भी बहुत प्यारी हैं। जो अभी तारीफ हुई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दो प्यारे लोगों की दोस्ती हो जाए। वो शायद से हंसी तो हंसा, उलझ की क्या मतलब ये कि मैं रोज़ आपको क्लास में अकेली दिखती थी तो सोचती थी कि आपकी तन्हाई दूर की जाए और इस तरह मुझे एक प्यारी सी दोस्त भी मिल जाएगी। इतनी लंबी तमीद पर खंसा हंस मुस्कुरा दी, क्यों नहीं, मुझे आपसे दोस्ती करके खुशी होगी। ये हुई ना बात। वो चहकी, मुझे शाजिया खान कहते हैं और मुझे खंसा खंसा अब्बास हूँ।
चलो तारुफ तो हो गया, इस खुशी में कैंटीन चलते हैं, यहाँ के समोसे और चाय बहुत मशहूर हैं। शाजी ने ऑफर की तो वो फौरन खड़ी होगी। कैंटीन पर हसन साहब भी मौजूद थे। खंसा के माथे पर बेख्तियार बल पड़ गए। क्या हुआ? शादी ने पूछा। कुछ नहीं, बाज लोग खामखा चिमटने की कोशिश करते हैं। खंसा ने सख्त बेजार हो चुकी थी। कौन? शादी ने हैरत से इसकी नजरों का ताकुब किया। ओह हसन, अरे ये तो फाइनल ईयर का प्रिंस कहलाता है। लड़कियां मक्खियों की तरह इस पर गिरती हैं और तुम बेजार हो। शाजी ने हैरत का इजहार किया। मक्खी हमेशा गंदगी पर गिरती हैं, अब तुम मक्खियों को प्रिंस का नाम दोगी या गंदगी को? खंसा सख्त खफा हुई। ओह नाराज तो मत हो, मैंने तो ऐसे ही बात की थी। खैर दफा करो, हमें क्या, कुछ दिन मंडलाता रहेगा, तवज्जो ना दी तो खुद ही पीछे हट जाएगा, शाहजे ने बेपरवाही से कहा और ऑर्डर देने लगी। खंसा भी इसकी तरफ मतवज्जो होगी। खंसा, ये तुम क्या कर रही हो? अब्बस ने इसे कपड़े इस्त्री करते देखकर हैरान हो गया। कुछ नहीं है, आपके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, सादगी से जवाब दिया। आजकल तो इसका दिल चाहता था कि वो अब्बस का हर काम खुद करे। इसकी बात पर अब्बस हंस पड़ा। ये मुझे भी नजर आ रहा है, मगर तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? नौकर घर में मौजूद हैं, वो कर सकते हैं काम। अब्बस के लहजे में थोड़ी सी सख्ती थी। वैसे भी वो दोनों आपस में कम से कम बात करते थे। आज कितने दिनों बाद इसने खंसा से बात की थी। मेरी मर्जी, खंसा ने आराम से जवाब दिया। वो तो वैसे भी आबिस की किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। ओके, आबिस ने तवील सांस लिया। वो कई दिनों से मुंतजर था कि खंसा मिस से या इस लड़के के बारे में बात करे, ताकि वो जल्द से जल्द अपने कॉल से आज़ाद हो सके और अपने दिल का मातम करे। कुछ देर खंसा का काम करते दिखता रहा, फिर अपने कमरे की तरफ पलटा तो खंसा ने बेख्तियार से आवाज़ दी। आबिस ठहर गया। आबिस, आपने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए हैं, मगर मुझे कुछ नहीं दिया। अंदाज रूठा उठा था। मैं मुंतजिर था कि तुम खुद मांगो, खुद मुझसे कहो। चलो कहाँ चलना है? आबिस मायने के जैसे बोला। खंसा को इसकी बात समझ नहीं आई। तो मैं जो कुछ मांगूंगी आप देंगे? खंसा हंसी। हाँ दूंगा। आबिस से संजीदा था। दोनों अपने मतलब की बात कर रहे थे। फरी बाजी को साथ ले लें। खंसा खुश हो गई थी। नहीं भाई, इस दफा हम हो आते हैं, अगली दफा इन्हें ले चलेंगे। आबिस ने नफी में हाथ लाए। ओके चलें। खंसा तैयार थी। आबिस से पूछा। हाँ अब बताओ, कहाँ चलना है? बाजार? और कहाँ? क्या शॉपिंग अब कहीं और होने लगी है? खंसा ने हैरान हुई। बस बाजार तक, सोच लो, मैंने ओपन ऑफर की है। आबिस का ख्याल था कि खंसा इस लड़के से मिलने जा रही है। इधर खंसा आबिस के अंदाज पर उलझ रही थी। पता नहीं ये आबिस कैसी बातें करने लगी हैं। इसके फेवरेट आइसक्रीम के पास आबिस ने गाड़ी रोकी। आओ पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, मैं बहुत अरसे बाद इस जगह पर आए हैं। आबिस ने इधर देखते हुए बात की। मैं भी बहुत अरसे बाद यहाँ आई हूँ। खंसा मुस्कुराई। क्या मतलब? क्या मेरे बाद तुम यहाँ नहीं आई? आबिस हैरान हुआ। नहीं, आपके बाद मैं कभी नहीं गई। अब इसके साथ चलते हुए से वो वक्त याद आ जाए, पहली मर्तबा वो यहाँ आई थी। वो जब कभी भी माजी को याद करने बैठती तो चंद धुंधलाए चेहरों के अलावा इसे सब कुछ ख्वाब लगता था। आबिस ने इसकी उदासी महसूस कर ली। क्या हुआ? कुछ नहीं आबिस, आपको मेरे माजी की वो खौफजदा टेढ़ी सहमी लड़की याद है? खंसा ने आशा से कहा। हाँ, मगर इस वक्त वो तुम्हें क्यों याद आ गई? अब तुम नई जिंदगी शुरू करने वाली हो, इसके मुताबिक सोचो, आबिस ने कहा। तो खंसा ने इसे एक नजर देखकर दूसरी तरफ देने लगी। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। छोड़ो, ये देखो। आबिस ने एक खूबसूरत डबिया इसके हाथ पर रखी। ये क्या है? खंसा ने जल्दी से खोली। बेपना खूबसूरत डायमंड रिंग चमक रही थी। खंसा का चेहरा से ज्यादा चमकने लगा। ये आबिस की तरफ से पहला तोहफा था, मगर आप तो कह रहे थे कि आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए। खंसा ने शिकवा किया, क्योंकि आबिस ने सब को गिफ्ट दिए थे और फिर कभी का कहा था, तो इसे बहुत दुख हुआ था। हाँ मैं वाकई तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया था, मगर फिर तुम्हें देखने तुमसे मिलने के बाद ली थी। आबिस ने थोड़ा ठहर कर अपनी बात मुकम्मल की। आइसक्रीम खाओगी? आबिस ने बहुत प्यार से पूछा। वो सब कुछ भूल गया था, याद था तो सिर्फ इतना कि वो इसके साथ है। मैं बहुत सारी खाऊंगी। खंसा ने बचपन की तरह हांग लगाई। अगला जुमला नहीं कहोगी? आबिस ने शाह से कहा। क्या? वो हैरान थी। और आपके हाथ से खाऊंगी? आबिस ने जुमला मुकम्मल किया तो खंसा का सुर्ख पड़ गई। आबिस इसकी शक्ल देखकर हंस पड़ा। खंसा का दिल चाहा के कह दे कि अब तो ये दिल और अनहोनी ख्वाहिशात करने लगा है। उन्होंने तुम्हें क्या बताऊं कि ये क्या चाहता है। एक्सक्यूज मी खंसा, मुझे तुमसे बात करनी है। हसन अचानक इसके सामने है। शाहजे से बातें करती खंसा चूंगी, फिर लापरवाही से बोली कीजिए, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? शाहजे ने महसूस किया कि हसन तन्हाई में बात करना चाहता, तो वो फौरन खड़ी होगी। खंसा, तुम लोग बात करो, मैं रहीला से नोट्स का मालूम कर लूँ। खंसा से रोना चाहती थी, मगर वो तेजी से रहीला की तरफ चला गया। इसके जाने के बाद हसन खंसा की तरफ मतवज्जो और इसके सामने घास पर बैठ के, मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ वो कोई नई बात नहीं है। बहुत से लोगों ने एक दूसरे से कही है, शायद इनके जज्बों की शिद्दत ने इन्हें मेरी तरह मजबूर कर दिया। वो अपने महबूब को बताएं कि इनके बगैर जिंदगी में कोई लुत्फ नहीं है। रातें इनके ख्यालों व ख्वाबों में बसर होती है, तो दिन इनको एक नज़र देखने की आस में गुजर जाता है, इस उम्मीद में गुजर जाता है कि आज तो अनजान महबूब नजर उठाकर कबूलियत का शरफ बख्शेगा, मगर फिर दिल डूब जाता है। जब हमारी बेपनाह खलूस किसी पर असरअंदाज ना हो रहा हो। खंसा बेतासुर चेहरे के साथ बैठी रही। हसन ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर जैसे ही
अपने आप से हार गया हो। खंसा, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो, हालांकि मैं तुमसे कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा। मैंने बहुत खुलूस से तुम्हें चाहा है और अपनाना चाहता हूँ। मैं किसी टेढ़े रास्ते से तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता हूँ। मगर मैं खंसा ने तेजी से कुछ कहना चाहा तो हसन इसकी बात काट दी। नहीं, अभी फौरन जवाब मत दो। इस वक्त तुम गुस्से में हो सकता है कि मेरी बात तुम्हारे लिए असर ना रखती हो, मगर जब तुम ठंडे दिल से सोचोगी तो मेरे जज्बों की कायल हो जाओगी। मैं अभी जवाब पर इसरार भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभी सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ कोई और नहीं करता होगा। हसन ने गंभीर लहजे में अपनी बात मुकम्मल की और तेजी से उठकर चला गया। हसन ने सर को झटका और इसके जाते ही शाजिया आ गई। क्या कह रहा था मजनू? वैसे बेचारे की हालत बहुत खराब थी। शाजिया हंसी। तुम्हारा सर? खजा ने फाइल इसके सर पर मारी। तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की? बस यार इसकी बेचारगी पर तरस आ गया था। वो तो यूनिवर्सिटी में भी लगता है तुम्हारी वजह से आता है, जब देखो तुम्हारा निगरान होता है। मैंने सोचा आज अगर इसने हिम्मत कर ली है तो अपने दिल की बात करने का इसे पूरा मौका मिलना चाहिए। शाजी ने हंसते हुए इशरात की। बहुत बदतमीज हो तुम। मैं समझी थी कि तुम मेरी दोस्त हो। खजा बनकर उठ खड़ी हुई तो शाजिया भी भागकर इसके साथ चलने लगी। भाई दोस्त मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मैं तो तुम्हारा भला सोचती हूँ, मगर तुम हो कि इससे इतनी बेजार हो कि हालांकि क्या कमी इसमें? संजीदा हो गई थी। खंसा रुक गई और शाजे के सामने खड़े होकर बोली, एक बात तुम याद रखना, मुझे चाहिए हसन हो या कोई और, किसी की कमी या ज्यादती के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा हर एक को यही जवाब होता है कि हंसा में से हंसा इनमें से किसी के लिए नहीं है। फिर आस्ता आस्ता चलने लगी। इसकी आंखें भीग रही थी। तुम्हें पता है हंसा ऐसे जवाब कब दिए जाते हैं? शाजी आशा से बोली। नहीं, मुझे नहीं पता। वो बेनियाजी से बोली। जब इंसान किसी और को अपना मान चुका हो, जिस किसी और को चाहने लगे, तो फिर दूसरे तीसरे की कोई परवाह नहीं होती। मैं सच कह रही हूँ ना? शाजी ने पूछा। पता नहीं। हंसा उदास होगी। हंसा भाग पॉइंट नहीं करा है। शाजी अचानक चलाई और दौड़ लगा दी तो हंसा भी इसके पीछे भागी। अम्मी, मेरे ख्याल में अब हम आबिस की शादी कर देते हैं। फरी ने बैठे बैठे अचानक शोशा छोड़ा। खंसा जो मम्मी के सर में तेल लगा रही थी चूम गई। इसके हाथों की लर्जिश को तबिंदा ने बाखूबी महसूस किया। हाँ ये ठीक है, तुम और खंसा मिलकर इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करो, फिर हम धूमधाम से इसकी शादी करेंगे। ठीक है। फरी खुश हुई और खंसा कितना मजा आएगा, ढोलक बजेगी, हम नए कपड़े बनाएंगे। फरी पर पुरजोश थी। खंसा का हालत खुश्क हो गया। इसने किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से कमरे से निकल गई। तो वो दोनों माँ बेटी हंस पड़ी। अब देखा अम्मी, खंसा आबिस को पसंद करने लगी है। शुक्र है कि मेरी एक तरफ की परेशानी तो दूर हुई, मगर फरी मुझे ज्यादा परेशानी आबिस की तरफ से है। वो किसी भी तरह से कबूल करने को तैयार नहीं है। तब बिंदा ने परेशानी से कहा, अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं इसे संभाल लूंगी। फरी ने बेपरवाही से कहा। खंसा मुसलसल रोई जा रही थी और नाभी पूछ पूछ कर थकी, मगर वो कुछ बोलने पर आमादा नहीं थी। ठीक है, मैं आबिस मियाँ को बुलाती हूँ, वो खुद ही वजह मालूम कर लेंगे। नाभी कमरे से बाहर जाने लगी तो खंसा जोर से चला कि कोई जरूरत नहीं है इसको बुलाने की। क्या लड़ाई हो गई? अब खंसा बड़ी हो गई हो। खंसा तुम बड़ी हो गई हो, अब तो लड़ना बंद कर दो। इससे अनाबी ने नसीहत की। मेरा क्या रिश्ता इसके साथ के मैं लड़ती फिरूं? वो हर एक से खफा हो चुकी थी। फिर दीवार के साथ टेक लगाकर बोली, अनाबी मेरी तो कोई मामा भी नहीं है कि मैं अपने दिल की बात इनसे कह सकूं, और तो कोई मेरी बात समझने को तैयार भी नहीं। इसके लहजे में हसरत थी जिसने अनाबी को तड़पा दिया। मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मुझसे कहो अपने दिल की बात, मैं समझूंगी तुम्हारी बात। अनाबी ने से अपने सीने में छुपाते हुए कहा, अब इसकी शादी हो रही है। इसे मेरी जिंदगी की हर ख्वाहिश मेरे बगैर कहे पूरी की, जिससे वो अज़ल से जानता हो मैं क्या चाहती हूँ। फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल इसकी ख्वाहिश कर बैठा, हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरे और इसके दरमियान बहुत फ़र्क है। उम्र के फ़र्क के अलावा मैं लावारिस हूँ। साहब साहब जायदाद नहीं हूँ, भला इतनी सारी लड़कियों में से कहाँ नज़र आ सकती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमेशा की तरह मेरे कहे बगैर मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देगा। मगर नाभी मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने वाला मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को नज़रअंदाज कर रहा है, और मैंने हमेशा यही समझा कि वो सिर्फ मेरा है, मैं इसे किसी और का होते नहीं देख सकती। लगता है कि वो रो रो कर आज ही ख़त्म हो जाना चाहती है। नाभी बेख्तियार मुस्कुरा दी। खंसा बेटा, कौन कहता है कि वो तुम्हारी ख्वाहिश को नज़रअंदाज कर रहा है? वो तो है ही तुम्हारा, सिर्फ तुम इससे बेखबर हो, वरना तो वो बाखबर है। वो सिर्फ तुम्हारा है क्योंकि तुम्हारा इससे निकाह हो चुका है। क्या? खंसा ने झटके से सर उठाया और बेयकीनी से देखने लगी। हाँ। नाभी ने हंसते हुए सर हिलाया और इसे तमाम तफसील से आगाह किया और अब्बस के बारे में बताया कि वो क्या चाहता है।
तबिंदा बीबी और फरी बीबी ऐसी बातें इसलिए कर रही थी ताकि तुम्हारा रद्द-ए-अमल जान सके। अच्छा, तो मेरे साथ बाकायदा गेम खेली जा रही थी और आप सब इसमें शरीक हो। अनाबी, अब इनको मत बताइएगा कि मुझे पता चल गया है। हंसा ने अनाबी को ताकीद की। इसका सर बेख्तियार खुदा के हुज़ूर झुक गया। इसने अगरचे ज़िंदगी के मीठे रिश्ते इससे छीन लिए, मगर एक ऐसा शख्स अता किया जिसने इन तमाम रिश्तों की तलखी ख़त्म करने की कोशिश की। तबिंदा आंटी जैसी अजीम औरत की पनाह दी। हसना बार बार खुदा का शुक्र अदा करती जिसे वो ला हासिल समझ रही थी। वो तो इससे हमेशा से हासिल था। इससे आबिस की अधूरी बातें याद आने लगी। बहुत पहले इसने कहा था कि ये घर तुम्हारा है, मैं इसका बचपन बर्बाद नहीं करना चाहता। तमीना आपी किसी बात पर इसने कहा था कि नहीं, ये बहुत छोटी है, इसे कुछ ना बताया जाए, बड़ी होगी तो खुद ही फैसला करेगी, वो कबूल किया जाएगा। एक शख्स ने महज इसे दरबदर होने से बचाने के लिए इसे कबूल किया, फिर इसे ऐसे निभाया कि इसकी मिसाल मिलना मुश्किल थी, और अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल इस लड़की के लिए कुर्बान कर दिए। अपने नफ्स पर काबू रखा। हालांकि हालांकि वो मुख्तलिफ लड़कियों से दोस्ती करने में आज़ाद था, मगर इसने 3 लफ्ज़ों की ऐसी लाज रखी कि किसी और की तरफ मतवज्जो भी ना हुआ। मेरी तमाम ज़िंदगी के दुखों का ज़ाला किया और कभी इशारे किनारे में भी इस रिश्ते को नहीं बताया कि मैं इस ज़िंदगी को अपनी बेखबरी की इंजॉय कर सकूं। अपनी तमाम मोहब्बत तवज्जो दी, मेरी शख्सियत के हर बिगाड़ को दुरुस्त किया। अब जबकि वो मुझ पर दावा कर सकता है तो भी खामोश है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकूं। मगर इस सारे अमल के दौरान वो एक बात भूल गया कि इसके साए में रहने वाली लड़की अब किसी और की तरफ कैसे देख सकती है। खंसा ने बेड के साथ टेक लगाई और आंखें बंद कर लीं। आबिस लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा था। फरीद ने खंसा से कहा, खंसा, कल से आबिस के लिए लड़कियां देखना शुरू करते हैं। नहीं, आज ही कहीं चलते हैं लड़की देखने के लिए। सुना है खूब खातर अदालत होती है। खंसा इससे ज़्यादा पुरजोश थी। फरी की शक्ल देखने वाली होगी। आबिस ने बेख्तियार हंसी निकल गई। हाँ हाँ फरी बाजी, ऐसा करे तमीना अभी को भी फ़ोन कर दो, तीनों मिलकर तलाश करना। आबिस ने इत्मीनान से चैनल बदला। फरी बगैर कुछ कहे गुस्से से उठ गई। नहीं, इन्हें क्या हुआ? खंसा ने हैरानी जाहिर की। कुछ नहीं हुआ, तुम इधर आओ। खंसा उठकर इसके पास बैठ गया। आबिस से टीवी बंद किया और पूरी तौर पर इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। खंसा, हम दोनों दोस्त हैं ना? हाँ। ऐसा है कि दोस्त दूसरे दोस्त से अपने दिल की बात कह सकता है। पूछने का मकसद ये है कि क्या तुम्हें कोई पसंद है? आबिस की समझ नहीं आ रहा था किसी से कैसे पूछे, तो बहरास पूछ लिया। हाँ। हंसा ने आराम से जवाब दिया। आबिस के चेहरे का रंग बदल गया। अब सीधा होकर आस्था से बोला, कौन है वो? हमारी यूनिवर्सिटी का एक लड़का है हसन, वो मुझे पसंद करता है। हंसा ने आखिरी जुमले पर जोर दिया। इसे आबिस के चेहरे के तासुरात खुशी दे रहे थे। आबिस इसकी मजीद कोई बात सुने उठ गया। इसे कहना कि वो अपने वालिदैन को हमारे घर भेज दे, और बाहर निकल गया। बात तो सुनिए, खंसा चलाई, मगर वो रुका नहीं। ओ मेरे खुदाया! खंसा ने सर पकड़ लिया। वो महज से तंग करी थी। वो जो कहना चाहती थी वो इसने सुना ही नहीं। ये तो शदीद गलतफहमी का शिकार हो गया। वो बड़बड़ाई और बेबसी से दरवाजे को देखने लगी। कंपेन में हसन ने से बात करने की कोशिश की तो उसने साफ कह दिया कि वो शादीशुदा है। नामुमकिन है। हसन ने बेयकीनी से घूरा। आप कतई मैरिड नहीं लगती, तो मैं क्या करूं? हंसा ने बेपरवाही से कहा और शाज़े के साथ आगे बढ़ गई। तुमने मुझे तो कभी नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। शाज़े ने शिकवा किया तो उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात इसे बताई। मुझे यकीन नहीं आता, दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ख्याल आता है कि वालिदैन अपनी औलाद को फ़रोख्त भी तो कर देते हैं, और भी ऐसे वाक़यात हम अखबार में पढ़ते रहते हैं जो इससे भी ज़्यादा नाकाबिले यकीन होते होंगे, मगर ऐसा होता रहता है। शाज़े ने तासुर से सर हिलाया। और खंसा, तुम खुश हो? वो तुमसे उम्र में बड़ा है, तुम पर कोई दबाव तो नहीं? कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं, सिर्फ 16-17 साल का है, और ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और शाज़िया, इन लोगों के मुझ पर इतने एहसानात हैं कि मैं तो आबिस को वैसे ही कबूल कर लेती, मगर यहाँ तो मामला मेरे दिल का है। खंसा जज्बाती हो रही थी। गौर कर लेना कहीं साथ रहने की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस ना हो रहा हो। और फिर खंसा, इसने तुम्हें ऐसे वक़्त मोहब्बत, तवज्जो और वक़्त दिया जब दुनिया में तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता था, इसलिए तुम वहीं ठहर गई। तुमने इसे ही सब कुछ मान लिया। एक दफ़ा तन्हाई में बैठकर अपने खुले दिल से तज़िया करना। हसन यंग है, तुम्हारी उम्र का है, तुम अपनी ज़िंदगी इसके साथ बेहतर तरीके से गुजार सकती हो। शाज़े ने दादी की अम्मा की तरह समझाया। शाज़े की बात सुनकर खंसा का मुँह फूल गया। ये तुम इसकी फेवर किस खुशी में कर रही हो? और हाँ, आबिस हसन से कहीं ज़्यादा वजीह है। हसन की हैसियत क्या है इसके सामने, और मुझे आबिस से महज सती मोहब्बत नहीं है। मैं तो शायद वजाहत भी ना कर सकूं कि इसकी ज़ात, इसकी मौजूदगी हर रिश्ते की तशनगी मिटाती है। कंसा ख्वाब आवर लहजे में बोल रही थी। क्या मतलब? शाज़े हैरान हुई। पता नहीं, इसके होते हुए मुझे किसी और की मौजूदगी का भी एहसास नहीं होता, किसी की कमी का एहसास नहीं होता। शाज़े हैरानी से देख रही थी जो ज़ेला मुस्कुरा रही थी। खंसा अपने कमरे में बैठी रिसाला पढ़ी थी कि आबिस इसके चेहरे के तासुरात अजीब थे। ड्राइंग रूम में कुछ मेहमान आए हैं, कपड़े बदल कर वहाँ आ जाओ। तेजी से बाहर निकल के, या मेरे अल्लाह, इसको क्या हुआ? इस दिन के बाद से आबिस ने सीधे मुँह से बात ना की थी। मुझे क्या जरूरत है कपड़े बदलने की? खंसा बड़बड़ाई और ऐसे ही उठकर ड्राइंग रूम में चली गई, मगर वहाँ मौजूद लोगों को देखकर सकते में आ गई। भला वो अब्बास अहमद को कैसे भूल सकती थी?
अपने बाप को जो आबिद से हंस कर बातें कर रहा था। इसके साथ हसन और एक और बनी सवरी खातून थी। शायद ये वही खातून थी जिनकी वजह से पापा ने मुझे और मामा को छोड़ा। इसे सोचा नहीं सिर्फ मुझे छोड़ा, क्योंकि वो एक दूसरे को तो अरसा हुआ छोड़ चुके थे। खंसा का दिल कटने लगा। कितने अरसे बाद वो पापा को देख रही थी। उन्होंने खंसा को पहचाना ही नहीं। खंसा खामोशी से एक तरफ बैठ गई। अगर अनाबी होती तो शायद इनकी वजह से ही पहचान लेते, मगर वह अंदर मसरूफ थी। हसन इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, मगर खंसा की तवज्जो इसकी तरफ नहीं थी। वो तो अपने दिल के शोर को दबाने में मसरूफ थी। तबिंदा बहन, हसन हमारा इकलौता बेटा है, सारी जायदाद का इकलौता वारिस है। अगर इसे अपनी फर्जंदगी में कबूल कर लें तो हमारे लिए इज्जत की बात होगी। आपके घराने के साथ हमारा नाता जुड़ा है। तबिंदा ने बेख्तियार खंसा का चेहरा देखा जो बेतासर था। वक़्त ने गरचा अब्बास अहमद के बालों को सफ़ेदी अता कर दी थी, इसके खदो खाल को तब्दील कर दिया था, मगर तबिंदा अब भी बाखूबी इसको पहचान सकती थी। गरचा अब्बास इससे वाकिफ ना था, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ अमारा से था और शादी के बाद अमारा ने ख़ानदान के किसी फ़र्द कोई ताल्लुक नहीं रखा था। और जब वो अमारा से मिलने गई थी तो इस वक्त वो बाहर के टूर पर गया हुआ था और दूसरी दफ़ा तो इन दोनों की में अलहदगी हो चुकी थी। अब्बास साहब, मुझे आपसे रिश्ता जोड़कर खुशी होती, मगर खंसा का निकाह हो चुका है आबिस के साथ। तबिंदा आंटी ने मुहज़्ज़ब अंदाज में माजरत की। आबिस ने घबरा कर खंसा की तरफ देखा, मगर वह साकिन सपाट चेहरे के साथ बैठी थी। इस वक्त फरीब बाजी चाय के साथ अंदर आई और चाय सर्व करने लगी। देखिए, शादी अगर बच्चों की मर्जी से हो तो अच्छा होता है। आबिस अहमद ने इसी बात की तो तबिंदा आंटी और फरी के तेवर चढ़ गए। हम आपकी बात नहीं समझे अब्बास साहब। तबिंदा का लहजा तेज़ हो गया। मैं मजीद क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। बहरहाल मैं 2-3 दिन तक आपको फ़ोन करके जवाब मालूम कर लूँगा। अब्बास साहब उठे तो इनके साथ इनकी वाइफ और बेटा भी खड़ा हो गया। हम आपको जवाब दे चुके हैं, तबिंदा ने सख्ती से कहा। मैंने कहा ना, मैं कुछ दिनों बाद फ़ोन करूँगा। अब्बास अहमद ने इन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। तीनों चले गए। कितने बदतमीज़ और ढीठ लोग थे। फरीब बाजी का मूड सख्त ख़राब था। और आबिस, तुम क्यों खामोश थे? इनको कोई जवाब नहीं दे सकते थे? फरीब बाजी ने आबिस से लड़ताड़ा। जिनकी बात हो रही थी, जब वो रजामंद है तो मुझे और आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? आप इनको हाँ कह दें। जब वो दोबारा फ़ोन करें तो आबिस का मूड इन सबसे ज़्यादा ख़राब था। कोई जवाब सुने बगैर वो उठकर चला गया। क्या मतलब? दोनों खंसा के गिर्द जमा होगी। क्या वो तुम्हें पसंद है? खंसा फरीब बाजी ने तशवीश से पूछा। हरगिज़ नहीं। खंसा ने अपने आंसू साफ किए। मुझे अनाबी ने पहले ही आबिस के बारे में बता दिया था। मैं भला किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? उठकर कमरे में आ गई। अम्मी, आबिस तो पता नहीं क्या चाहता है। आप इसके कहने पर हरगिज़ इनको हाँ नहीं कहेंगी। पता नहीं क्या हो रहा है फरी। तुम्हें पता है अब्बास अहमद कौन है? वो खंसा का बाप था। वो इस वक्त परेशान है। इसे मज़ीद डिस्टर्ब ना करो। और हसन, मम्मी, फरी हैरान हुआ। हसन इसकी दूसरी बीवी से है, अब्बास इसका असल बाप नहीं है। और फरी ने बुरा सा मुंह बनाया। कमरे में आकर खंसा ने खिड़की से झांका तो आबिस लॉन में टहले जा रहा था। खंसा का दिल दुख से भर गया। थोड़ी देर बाद आबिस गाड़ी लेकर बाहर चला गया। वो जिस तेज रफ्तार से गया था, इसने खंसा को परेशान कर दिया था। कहीं से कुछ हो ना जाए। पता नहीं कितनी देर गुजर गई। जब घड़ी ने 12 का घंटा बजाया तो वो चूंगी और वो आबिस के इंतजार में खिड़की के पास ही खड़ी थी। आबिस की गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो वह सुकून का सांस लेकर खिड़की से हट गई। थोड़ी देर बाद आबिस दस्तक देकर इसके कमरे में दाखिल हुए। उसे देखकर खंसा खड़ी हो गई। आबिस भी इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता है वो तुम्हारी इल्म में आ चुका है खंसा। ये मत समझना कि इस घर के अफराद तुम पर कोई दबाव डालेंगे। हरगिज़ नहीं। तुम अपनी मर्जी की आप मालिक हो। अम्मी और फरीब बाजी ने सिर्फ इसलिए इनकार किया कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तुम्हें अपने से जुदा करना इन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं इनको संभाल लूंगा। ये घर हसन से शादी के बाद तुम्हारे मेके की तरह ही रहेगा। जब तुम चाहो आ सकती हो, यहाँ आ सकती हो। अब इसकी आंखें जब्त की वजह से सुर्ख हो रही थी। वो अपनी बात मुकम्मल करते ही बाहर निकल गया। खंसा ने बेख्तियार अपना सर पकड़ लिया। वो इसे बताना चाहती थी कि उसे मोहब्बत करती है, इसे हसन से कोई दिलचस्पी नहीं, मगर हर मर्तबा अपनी बात कहकर इसके सुने बगैर चला जाता था। कई दिन गुजर गए। आबिस से इसका सामना नहीं हुआ। मुसलसल से कतरा रहा था। पता नहीं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था या अपनी नहीं दिखाना चाहता था। हंसा, तुमसे मिलने कोई आया है, अनाबी ने इतला दी मुझसे। खंसा हैरान हुई। अच्छा, इसे बैठाइए, मैं आ रही हूँ। खंसा अंदर दाखिल हुई तो शदीद तरीन हैरत इस पर हमलावार हुई। इसने सारे के लिए नजरें उठाई तो कमरे में अनाबी, तबिंदा आंटी और फरी बाजी नजर आई। खंसा तबिंदा आंटी के पास बैठ के मजबूती से इनका हाथ पकड़ लिया। खंसा पहचाना, ये तुम्हारी माँ है। तबिंदा आंटी ने खंसा को बताया, जो मुसलसल सूरत को घूरी थी, जिसने अपनी ख्वाहिशा की तकमील के लिए इसको अपनी जिस्म से नोच कर फेंक दिया था। आज हड्डियों का ढांचा बनी व्हील चेयर पर मौजूद थी। वो अक्सर सोचा करती थी, कभी ये लोग इसके सामने आएंगे क्या? कभी ये लोग सजा के अमल से गुजरेंगे? और आज वो जिस हालत में इसके सामने मौजूद थी, उस बात की गवाही थी कि खुदा ने रस्सी खींच ली है, मकाफात अमल शुरू हो गया है, मोहलत काम ख़त्म हो गई है। वो वापस अपनी बेटी के पास पहुंच गई थी, जिससे वो शदीद तरीन नफरत करती थी। खंसा गहरा सांस लेकर बोली, आंटी, मैं इनको कैसे भूल सकती हूँ? मैं इनको हर हाल में पहचान सकती हूँ। कहिए, आप मेरे पास कैसे आना हुआ? खंसा अजनबी से बोली। खंसा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे इस तरह बात मत करो। हूँ
अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे आपसे बात करनी भी चाहिए, नहीं आपके लहजे की बात करती हूँ। खंसा मेरी बेटी हमारा रो पड़ी मुझसे, जिससे इस लहजे में बात मत करो, मत कहिएगा मुझे अपनी बेटी, सिर्फ खंसा ही आपके लिए काफ़ी है। और मेरा लहजा इसकी काट इस लहजे से कम होगी जिससे आप अपनी नफरत की पर्चियाँ मेरे दिल में उतारा करती थी। खंसा चला कर उठी और आज क्या लेने आई हैं आप, ये देखने के लिए कि जिस दोजख में आप मुझे झोंक कर गई थी वहाँ मेरा क्या हश्र हुआ है। नहीं खंसा, मुझे पता था तबिंदा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, मैं मजबूर थी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकती थी, इसलिए मैं तबिंदा के पास तुम्हें छोड़ गई थी। कुछ अर्सा बाद तुम्हें बुला लूंगी, मगर आरिफ ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। नहीं, अब मैं बची नहीं हूँ, अब झूठ से मुझे बहला नहीं सकती। आपको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी कि मुझे किस तरह रखता है। आप तो जल्द मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी। अगर तबिंदा आंटी ना होती तो आप मुझे किसी के भी हवाले करके जा सकती थी। ज़िंदगी मेरे लिए जन्नत बनी है, दोज़ख आपको इसकी परवाह कैसे हो सकती थी? लेकिन आपके तवक्को के बरखिलाफ़ ये जहन्नुम मेरे लिए जन्नत बन गई। वो कुछ जो आपने मुझसे छीना, तबिंदा आंटी और आबिस के वजूद में मुझे मिला। मेरे इर्द गिर्द फूल ही फूल खिले। अफसोस आपकी तवक्को पूरी ना हो सकी। खंसा बेटी, तुम किसी शदीद गलतफहमी का शिकार हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें क्या मालूम मेरे साथ क्या हुआ। आरिफ ने मुझे कहा था कि वहाँ पहुँचकर मुझसे निकाह कर लेगा, लेकिन इसने मुझसे निकाह नहीं किया, बल्कि अपने कारोबार में मुझे इस्तेमाल करता रहा था। मंशियात स्मगलिंग में इस्तेमाल करता था, मुझे ज़ेर देता था, फिर इसने मुझे नशे का आदी बना दिया। अरे बहुत ज़ेर पसंद था, पता नहीं कौन कौन से खतरनाक नशे के इंजेक्शन वो मेरे जिस्म में उतारता था रहता, और मेरे तड़पने का तमाशा देखता। मेरे जिस्म में से खून का एक एक इस शख्स ने चूस लिया था। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, मगर मैं इस शख्स के लिए सोने की चिड़िया थी जो कमा कर लाती थी। जब मैं किसी काबिल ना रही, वो मुझे पाकिस्तान फेंक के चला गया। मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरी औलाद वाहिद हो, तुम्हारे बाद खुदा ने मुझे बांझ कर दिया। मारा का सांस फूल गया था। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो, ताकि मेरे अंदर जलती आग बुझ जाए, मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए, एक दफ़ा मेरे सीने से लग जाए। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तुम्हें कितना याद किया, बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे सिर्फ एक दफ़ा माफ़ कर दो। हमारा खंसा के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि किसी तरह खंसा इसे माफ़ कर दे ताकि वह सुकून से मर सके। खंसा ने कर्ब से आंखें बंद कर ली, फिर गौर से इनकी तरफ देखते हुए बोली, अगर खुदा आपको औलाद से नवाज देता तो मकाफाते अमल से ना गुजरता। औलाद की तो आप हकदार ही नहीं थी, वो मेरा रब कैसे बार बार अपनी नेमत की तौहीन करवाता। और मैं सारी ज़िंदगी आप जो माफ़ नहीं करूँगी। मैंने ज़िंदगी के कितने ही साल भयानक ख्वाब की तरह गुजारे हैं, आपको कैसे माफ़ कर सकती हूँ। जाइए और सारी ज़िंदगी से एहसास जुर्म के साथ गुजारिए कि आपकी बेटी जो से शहर में रहती है वो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। इसने अपने छोटे से छोटा दुख भी आपको माफ़ नहीं किया। हंसा खड़ी हो गई। हंसा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी हालत पर रहम करो। सुबह शाम ये दुख मुझे बिच्छू की तरह डंग मारता है। मैंने अपनी औलाद को अपनी नादानी में, अपनी हवस में जानवरों की तरह दुत्कारा तो ज़िंदगी और खुदा ने मुझे दुत्कार दिया। तुम क्या जानो मुझे कितनी सज़ा मिल चुकी है। मुझे एक पल सुकून ही मुझे माफ़ कर दो, मुझे सुकून दे दो, मेरे सीने से लग जाओ। खंसा मेरी बात सुनो। हमारा बोलती रही, इसे पुकारती रही, मगर खंसा पत्थर की बन गई। इसने दरवाज़ा बंद कर लिया था ताकि हमारा की कोई आवाज़ इस तक ना पहुँच सके। कमरे में आते इसका ज़ब्त ख़त्म हो गए थे, आंखों से आंसू रवा हो गए थे। मैं इतनी आसानी से आपको कैसे माफ़ कर सकती हूँ। अभी तो मुझे अपने आप को संभाल लेने देंगे। आप वाकई शर्मिंदा है। हाँ, मेरा वादा है, जिस दिन मैं माजी भूल गई, इस दिन आपको माफ़ कर दूंगी। दूसरे दिन अब्बास अहमद का फ़ोन आया तो तबिंदा ने वही जवाब दिया, तो वो गुस्से में आ गए। खंसा, मेरे बेटे की ख्वाहिश और निकाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके, जबकि अभी रुखसती भी नहीं हुई। मैं हर हाल में अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करूंगा। तुम अपने बेटे की ज़िंदगी की फ़िक्र करो। और फ़ोन रख दिया। इस फ़ोन ने तबिंदा को परेशान कर दिया, लेकिन उन्होंने आबिद से इसका जिक्र नहीं किया, वो परेशान हो गया होगा। खंसा पॉइंट से उतरी, चूंकि घर थोड़ी दूर था इसलिए पैदल चली जाती थी। अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि एक गाड़ी तेजी से इसके पास रुकी और इसे अंदर से किसी ने खींच लिया। खंसा तो खौफ के मारे चीख भी ना सकी और किसी ने इसके नाक पर रुमाल रखा, वो बेहोश हो गई। शाम हो गई थी, मगर खंसा घर नहीं है। तबिंदा सत पर शांति शादी के घर फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो तो 12 बजे ही घर चली गई थी। तब तो तबिंदा परेशान हो गई, जल्दी से आबिद सर के ऑफिस फ़ोन किया तो वो भी परेशान हो गया। तमाम पुलिस को अलर्ट किया, हर नाके पर इसकी तस्वीर दे दी गई, मगर कुछ पता ना चला। तो आबिस कुछ देर के लिए घर आया। वो अब्बास अहमद का पता लेने के लिए आया था। क्यों? तबिंदा घबरा गई, मुझे शक है कि ये हरकत इनकी होगी। आबिस ने दृष्टि से कहा, हाँ हो सकता है, मगर अब्बास वो इसका बाप है, अगर इसने अगवा करवाया भी है तो तुम ये जुर्म इन पर कैसे साबित करोगे? क्या? अब्बास को झटका लगा। अहमद अब्बास इसका बाप है तो हसन इसका भाई हुआ? नहीं नहीं, हसन नीलम के पहले शोहर से है। तबिंदा ने वजाहत की। ओह, अब्बास चुप हो गया। क्या खंसा इस बात से वाकिफ है? हाँ, जब अब्बास अहमद हसन के साथ आए तो उसने इसे पहचान ली था, तो फिर इसको तलाश करने की क्या ज़रूरत है जब वो अपने बाप के पास है। और वैसे भी हसन इसे पसंद है। ख्वाम का
आपने मुझे इतना परेशान किया। अब इसके बाप का फ़ोन आए तो कह दीजिएगा कि तलाकनामा पहुँच जाएगा। फिर खंसा खुशी से हसन से शादी कर सकती है। आबिद शदीद गुस्से में बोला, आबिद क्या कह रही हो तुम? तबिंदा दुख से बोली, क्या तुम्हें खंसा से मोहब्बत नहीं? अम्मी, बात मेरी मोहब्बत की नहीं, बात खंसा की मर्जी की है, और खंसा हसन को छोड़कर मुझे कैसे पसंद कर सकती है? आबिद झिंझलाया हुआ था। आबिस, तुम कितने बेखबर हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि खंसा सिर्फ तुम्हें पसंद करती है, बल्कि तुमसे इश्क करती है। तुम ही अपने आप को इससे बहुत बड़ा ख्याल करके इससे दूर रहते हो। हालांकि तुम दोनों का जोड़ इतना अच्छा लगता है कि फरीब बाजी ने मदाखलत की। मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है? आबिस ने बेयकीनी से बोला। ये देखो इसकी डायरी, एक एक हरूफ इसके जज्बों की गवाही देगा। इसकी अलमारी में पड़ी है, तुम्हारी तस्वीरों से तुम्हारे खात किसी मुकद्दस सीफे की तरह से संभाल के रखी है। और कितनी सबूत चाहिए तुम्हें? फरीबाजी ने तमाम चीज़ें इसके सामने रख दी। आबिस ने एक नज़र चीज़ों को देखा और तेजी से बाहर निकल गया। खंसा को होश आया तो वो एक खूबसूरत कमरे में मौजूद थी। हसन और अब्बास अहमद भी इसके पास मौजूद थे। अब्बास अहमद ने देखा इससे होश आ गया तो इसके करीब आकर बोला, मैं तो चाहता था कि सीधी उंगली से घी निकले, मगर तुम्हारी आंटी बहुत ज़िद्दी खातून निकली, लिहाजा मुझे तुम्हें इस तरह से यहाँ बुलवाना पड़ा। खंसा ने कोई जवाब न दिया। वो चुपचाप यकटक इनकी तरफ देख रही थी। अब्बास अहमद को इसकी नज़रों से बहुत उलझन महसूस हो रही थी। ये लोग कागजात इन पर साइन करो, अगर तुमने खुला के कागजात पर साइन न किए तो मैं अब्बास को कत्ल करवा दूंगा। तुम्हें हर हाल में हसन से शादी करनी पड़ेगी। अब्बास अहमद ने जल्दी से कहा और अपने माथे पर आया पसीना साफ किए से इस लड़की की निगाहें अपनी रूह के अंदर उतरती महसूस हो रही थी। खंसा खड़ी होगी, अगर अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे ताज्जुब ना होगा। फिर इसने इसके करीब जाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी बेटी याद है? सरसराता हुआ जुमला था जिसने अब्बास अहमद को तड़पा दिया। इसका यहाँ क्या जिक्र है? अब्बास अहमद चीख उठा, हाँ वाकई इसका यहाँ बल्कि कहीं भी क्या जिक्र? मुझे गौर से देखो, मैं हूँ खंसा अब्बास, तुम्हारी बेटी, जिससे बरसों पहले तुम अपने वजूद से काट कर फेंक आए थे। तो आज एक बाप अपनी बेटी के अगवा का जश्न मना रहा है। खंसा दीवानों की तरह हंसी। तुम खंसा और मेरी बेटी? अब्बास अहमद के हाथ से कागजात गिर गए। तुम्हारे नाम से मुझे तुम्हारी खुशबू तो आई, मगर मैंने सोचा कि खंसा तो अपनी माँ के साथ बाहर चली गई थी, वो भला यहाँ कहाँ? माँ, खंसा तल्खी से हंसी, वो आपकी निशानी को अपने साथ कैसे लेकर जा सकती थी? जितनी नफरत आप दोनों मुझसे करते थे, भला वो मुझे अपने पास कैसे रख सकती थी? नहीं खंसा बेटा, वालिदैन अपनी औलाद से कभी भी नफरत नहीं करते, बल्कि जब वो एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं, नई दुनिया ने नजर आ रही होती है, तो वो अपने वजूद की नफरत अपनी औलाद में उंडेल देते हैं, अपनी तमाम बेजारी अपने बच्चों में मुंतकिल कर देते हैं। वक्ती तौर पर जज्बात में अंधे होकर वो समझते हैं कि इनके नन्हे मुन्ने बच्चों की इनकी ज़िंदगी में भला क्या अहमियत है। जज्बात में अंधे होकर वो समझते हैं कि इनके नन्हे मुन्ने बच्चों को इनकी ज़िंदगी में भला क्या अहमियत है। जब वक्त गुजर जाता है तो इन्हें होश आता है कि अपनी सबसे कीमती शय तो वो कहीं पीछे ही छोड़ आए हैं। मुझे हमारा से नफरत थी, इसके पीछे तो मुझे तो ये पता नहीं चलता था कि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक करता हूँ। मगर फिर तुम मुझे बहुत याद आई। मैंने इस बंद घर के बेतहाशा चक्कर लगाए, तुम्हारी एक झलक मुझे नजर आ जाए, तुम्हारे कदमों के निशान ढूंढता रहा, मगर मुझे कोई सुराग ना मिला। मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे ये भी मालूम ना हो सका जिसे मैं जगह जगह तलाश कर रहा हूँ वो मेरे ही शहर में मेरे इतने करीब मौजूद है। अब्बास अहमद की आंखों में आंसू लर्ज रहे थे। आप चाहे कुछ भी कह लें, मुझे आपकी कोई भी वजाहत मुतमिन नहीं कर सकती, बस आप मुझे वापस भिजवा दें। हसन ने इनकी कोई बात मानने से इनकार कर दिया। हसन तड़प कर आ गया है, पापा मैं मर जाऊंगा अगर खंसा मुझे ना मिली तो फिर ये तो आपकी बेटी है, आप अपनी बात इनसे मनवा सकते हैं। और फिर पापा सोचिए, इस तरह आपकी बरसों की बिछड़ी बेटी आपके साथ रह भी तो सकती है। हाँ, अब्बास अहमद की बुझी हुई आंखों में चमक लहराई। खंसा बेटा, लहजे में सारा जहां का प्यार था, तुम्हारा बाप तुम्हारे बगैर बहुत तड़पा है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं सारी दुनिया की नेमतें तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। अब इसके पास क्या है? एक डिप्टी कमीशन की क्या तनख्वाह होगी इसकी? अब्बास अहमद ने इसके सर पर हाथ रखा। खंसा ने जोर से इनका हाथ झड़का और दूर जा खड़ी हुई। आप जान ही नहीं सकते अब्बास मेरे लिए क्या है। आपने इस उम्र में मुझसे अपना साया छीना जब मैं बिल्कुल बेबस कमज़ोर थी। मामा मुझे इंसानों के हजूम में तनहा छोड़कर चली गई तो तबिंदा आंटी और आबिस ने मुझे पनाह दी। जब मेरे माँ बाप ने जीते जी अपना साया मुझसे छीना तो एक लम्हे के लिए रुक कर ना सोचा कि मैं तो लड़की हूँ, तनहा कहाँ जाती। लड़के तो फिर भी अपनी जगह बना लेते हैं, इन्हें कहीं ना कहीं पनाह मिल जाती है, मगर तनहा लड़की तो रुल जाती है। आप जितने खुदगर्ज थे इतने ही आज भी हैं। कल आपने अपनी खुशियों पर मुझे कुर्बान कर दिया था और आज अपनी बीवी और सौतेले बेटे पर सगी बेटी कुर्बान करना चाह रहे हैं। आज भी आप मेरे सर के महफूज छत छीनकर मुझे धूप में खड़ा करना चाह रहे हैं। मैं इस जुर्म में कभी भी आपको माफ़ नहीं करूंगी। अगर आपने मुझसे ज़बरदस्ती की तो याद रखिएगा मैं खुदकुशी कर लूंगी। अगरचा मैं जानती हूँ इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खंसा की बातें सुनकर अब्बास अहमद क्लब से आंखें बंद कर ली। खंसा, मुझे इतना जलील ना करो, मेरे कमज़ोर लम्हों के फैसले ने मुझे कितना रसवा किया तुम नहीं जान सकती। मेरी हैसियत यहाँ क्या है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरी तो वो हालत है कि धोबी का गुत्ता ना घर का ना घाट का। अब्बास अहमद के चेहरे पर बेपनाह थकन थी। चलो मैं तुम्हें तबिंदा के पास छोड़ रहा हूँ। खंसा खड़ी हो गई। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? हसन चलाए, तुम खामोश रहो। अब्बास अहमद ने इससे झड़का।
आप अच्छी तरह सोच लें। मामा हसन का अंदाज धमकी लिए हुए था। शट अप अहमद अब्बास इससे ज़्यादा चलाया। क्या करेंगी तुम्हारी मामा एक दफ़ा और मुझे जलील कर लेंगी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर ज़िंदगी में एक दफ़ा अपनी बेटी के लिए जलील हो गया, इसके लिए कुछ कर लिया तो शायद मेरे गुनाहों का कुछ कफ़ारा अदा हो जाए। अब्बास अहमद का लहजा टूटा हुआ था। हसन होंठ बीचे तहस से इन दोनों को देख रहा था। खंसा बेटा, क्या मैं तुम्हें मिलने आ सकता हूँ? नहीं, खंसा ने मुझसे जवाब दिया, कम से कम अभी नहीं। अभी मैं अपने आप को इस पर आमादा नहीं पाती। खंसा ने आशा से कहा तो अब्बास अहमद ठंडी सांस लेकर रह गए। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। साहब जी, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। किसी मुलाजिम की आवाज़ है, इन्हें अंदर आने दो। अब्बास अहमद पुरसुकून था। हसन घबरा गया। अगर पुलिस अंदर आ गई तो हम अगवा के जुर्म में जेल चले जाएंगे। मगर अब्बास अहमद ने खुद से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। आबस से पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुआ तो खंसा तेजी से इसके पीछे गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब सारी कार्रवाई मुकम्मल होगी तो पुलिस ने इन दोनों को लेकर थाने चलेगी। आबस ने एक तरफ खामोश खड़ी खंसा को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद दूसरी तरफ बैठ गया। थोड़ी देर गाड़ी में खामोशी तारी रही। खंसा ने इसकी तरफ देखा तो वो खिड़की पर बाजू टिकाए बाहर देख रहा था, तो वो भी बाहर देखने लगी। आबिस की कनखियों से इसकी तरफ देख रहा था। इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। खंसा, तुम मुझसे खफा हो? यकदम इसकी तरफ झुका तो वो घबरा गई। नहीं, मुझे खफा होने की क्या जरूरत है? आप ही हमेशा मुझे दूसरों के हवाले करने के लिए तैयार रहते हैं। खंसा ने रूठे हुए अंदाज में कहा, इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करो। फिर तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम्हें हसन पसंद है। हरगिज़ नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, बल्कि मैंने कहा था कि हसन मुझे पसंद करता है। और इसके बाद आपने मेरी बात नहीं सुनी और हमेशा अपनी बात कहकर चले गए। कभी भी ना मेरी कोई वजाहत सुनी और ना ही कोई बात। मैं समझता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। आबिस ने आशा से कहा। आबिस, आप झूठ बोल रहे हैं। आप हमेशा से जानते थे कि खंसा आपके अलावा किसी और को नहीं सोच सकती। आपने अपना खसार इस तरह मेरे गिर्द कायम किया था कि मैं आपके अलावा कहीं और जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरे तमाम खतूत इस बात की गवाह हैं कि आप मेरे करीब हो या दूर, मैं आपके खसार से नहीं निकल सकती। खंसा हाथों में मुँह छुपा कर रो पड़ी। आबिस ने नरमी से इसके हाथ अलग किए। इतराफ़ किया, हाँ मैं जानता था, मगर आप दुनिया से खौफज़दा थे। मेरे साथ आपके लिए बायस शर्मिंदगी था। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आप दुनिया के सामने मुझे अपनी बीवी शो करने से घबरा रहे हैं। खंसा हाथ छुड़ाकर तेजी से बोली। अब इस हंस पड़ा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस वक्त तुम्हारी तलाश किस हैसियत से हो रही है? मिसिज खंसा, सारा महकमा जान चुका था कि मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब पागलों की तरह अपनी वाइफ को तलाश कर रहे हैं। खंसा ने बेयकीनी से देखा। यार ऐसे मत देखो, दिल बेईमान होने लगता है। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। खंसा सुर्ख पड़ गई और सामने की तरफ देखने लगी। आबस गाड़ी चलाते हुए नरमी से इसे अपने साथ लगाए और खंसा थोड़ी देर में इसके कंधे पर सर रखकर पुरसुकून से सो गई। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था और आबिस बहुत आस्ता सा गाड़ी चला रहा था ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। इससे यकीन था कि ज़िंदगी जो जितना खराज वसूल करना था कर लिया, अब बाहर इनकी मुंतज़िर है। तो यहाँ पे नावल ख़त्म हो गया। इसका नाम था अब के बाहर आई और इसकी राइटर हैं निशा खुर्शीद एंड अर्सिया राशिद। तो ये दोनों ने मिलकर नावल लिखा। नावल बहुत अच्छा था। उम्मीद करती है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।